तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के एक नए वीडियो में। और भैया आज की वीडियो में जो है ना, अपन एमोन पे ही बात करने वाले हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो में एमोन जो है ना वो बहुत ही कांड करके गया था। एक डेमीगॉड को तो निपटाया ही और क्लाइन के भी पीछे पड़ गया है, क्लाइन का भी पता चल गया है उसको। तो अब यहाँ से मतलब रियल विलन आ चुका है और क्लाइन की लगने वाली है। तो देखते हैं भैया कितनी लगती है क्लाइन की, इसी पे आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो पिछली वीडियो में तो क्लाइन भाग गया था एमोन से, राइट? तो क्या वो भाग के डायरेक्टली अपने घर पे ही गया? नहीं, वो भाग के पहले सी के एक सेक्लूडेड स्पॉट में गया, क्योंकि एंटी डिविनेशन एंटी ट्रैकिंग पहले करना होगा ना। तो हाँ, सी के सेक्लूडेड स्पॉट में इनूनी के साथ जाता है और तुरंत ग्रे फॉग के ऊपर गया। वहां से अपने जो उसका बॉडी जो ग्रे फॉग के ऊपर गया प्रोजेक्शन, उसमें रेड प्रीस्ट का कार्ड डाला। पेपर फिगरीन का एंजल जो बनाता है ना 12 विंग वाला, वो इस कार्ड की मदद से बनाया। रेड प्रीस्ट का ही कार्ड इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि बहुत वो हिट एंड ट्रायल कर चुका है सारे ब्लास्फेमी कार्ड्स के साथ, एंड दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वन। और ये एंजल बना के पेपर फिगरीन का वो 12 विंग वाला खुद को इन्होंने दोनों को ब्लेस कर दिया कि भैया ट्रैकिंग डिविनेशन ये सब कुछ नहीं कर पाए एमोन, और उस तक पहुंच नहीं पाए। तो हाँ, अब ठीक है। फिर क्लाइन सोचा कि क्रीपिंग हंगर का इस्तेमाल हुआ है तो इसको थोड़ा सा खाना पीना खिला दिया जाए। तो सी पे ही किसी एक गंदे से आदमी को खोजा जो कि निहायती घटिया आदमी था, खिला दिया क्रीपिंग हंगर को भी उस आदमी को, एंड फिर लौट गया अपने घर पे। बोकलुंड स्ट्रीट 160 बोकलुंड स्ट्रीट पे रहता है। आ गया वहां। फिर क्लाइन ड्वेन डांटिस में बदला, बालकनी में अपने पहुंचता है और देखता है कि मैट भैया के घर अभी भी पार्टी चली रही है। आप पार्टी कर रहे हो, वहां आपकी बेटी एमोन से मिल गई है, थोड़ा सोच के मैट भाई। और इस पॉइंट पे क्लाइन ये भी सोचता है कि अच्छा हुआ वो डेमीगॉड बन चुका और उसके बाद ही एमोन से मिला, क्योंकि डेमीगॉड बनने के बाद कहीं ना कहीं क्लाइन अपने ग्रे फॉग के ऑरा को छिपा लेता है, राइट? तो हाँ, क्लाइन छिपा हुए था ऑरा को, विच इज गुड। वरना एमोन जब वहां आया और अगर वो क्लाइन के ग्रे फॉग के ऑरा को देख लेता, समझ जाता क्लाइन में कुछ तो स्पेशल है, तो फिर एमोन का ध्यान उस रैट डेमीगॉड पे नहीं जाता, रादर क्लाइन पे ही चला जाता और फिर क्लाइन भाग नहीं पाता। ये श्योर शॉर्ट बात है। तो गुड की डेमीगॉड बन गया, उसके बाद ही एमोन से मिला, बच गया क्लाइन, भाग निकला। नाउ सोच के देखो एमोन यहाँ पहुंचा कैसे? मतलब देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस। हो सकता है मॉरडर पाथवे का जो डेमीगॉड था उसका पीछा करते करते एमोन पहुंचा है, बट एमोन का अपने पाथवे पे इतना ज्यादा कंट्रोल है कि भैया उसके पाथवे का कोई डेमीगॉड कंट्रोल लूज करने वाला है या फिर एक किसी बैटल में चला गया तो एमोन का एक अवतार वहां पे प्रकट हो जाएगा। ये कुछ ज्यादा ही लेवल का कंट्रोल नहीं है एमोन का। मोरओवर अब बोकलैंड स्ट्रीट जहां क्लाइन रहता है एज ड्वेन डांटिस, ये स्ट्रीट अब सेफ नहीं रहा, क्योंकि एमोन रैट या फिर हेजल के थ्रू पक्का इस जगह का तो पता लगा ही लेगा और यहां आएगा ही। अगर एमोन यहां आया तो क्लाइन से टकरार तो उसकी हो ही जाएगी, क्योंकि एमोन को पता तो चली गया होगा कि मेरे सामने एक बिजारो सॉर्सरर था जो कि भागा, अब इसको पकड़ेंगे। तो ये क्लाइन एमोन से बचेगा कैसे? पॉइंट ये है कि भले एमोन अभी ना आए इस जगह पे 160 बोकलैंड स्ट्रीट पे, लेकिन वो कभी ना कभी तो आएगा, और मतलब जल्दी ही आएगा कभी तो। एंड उस टाइम पे जो है ना क्लाइन कुछ कर नहीं पाएगा। सो क्लाइन के लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि डिफेंस की जगह ना क्लाइन ऑफेंस करे। ऑफेंस कैसे करेगा? एमोन का जो भी अवतार है बैकलैंड में उसको क्लाइन अगर निपटा दे तो काफी समय के लिए क्लाइन बच जाएगा। बट एमोन का अवतार है मित्रों, ऐसे कैसे निपटा देगा? ठीक है, अब एमोन के अवतार्स कितना ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं इस पे हम इसी वीडियो में आगे बात करेंगे, ठीक है? तो उस बात का तुम टेंशन मत लो कि एमोन का अवतार कितना पावरफुल होता है, कैसे क्लाइन लड़ेगा, करेंगे सब पे बात। बट फॉर नाउ क्लाइन डर चुका है बहुत ज्यादा, दैट्स फॉर श्योर। अब एमोन के बारे में बात करनी है तो सबसे बढ़िया इंसान बात करने के लिए लेनर्ड मिचेल ही है, क्योंकि लेनर्ड के साथ जो बुड्ढा है उसका पैलेस ज़ोरोआस्ट, उसको एमोन के बारे में बहुत पता है। तो क्लाइन सोचता है लेनर्ड से बात करना होगा, है कि नहीं? क्योंकि लेनर्ड का बुड्ढा ही कुछ उपाय बता सकता है टू डील विद दिस सिचुएशन। तो क्लाइन तुरंत गेरमैन स्पैरो के रूप में मिस्टर फूल के थ्रू मैसेज भिजवा देता है लेनर्ड मिचेल को कि भैया एमोन दिख गया, ठीक है, डिस्कशन करना है, मिलना है, एक्शन लेना है हमें। अब लेनर्ड उधर कुछ तो एक मिशन कर रहा था, नॉट इंपॉर्टेंट क्या मिशन था उस एक पेज में बताया गया है, बट कुछ तो वुल्फ वगैरह का कुछ तो था, छोड़ो उस बात को हटाओ। पॉइंट ये है कि लेनर्ड को मैसेज मिलता है कि ये एमोन मिल गया है गेरमैन स्पैरो यानी क्लाइन मोरेटी को। और इस पॉइंट पे लेनर्ड तुरंत बुड्ढा से पूछता है कि अभी जो मेरे को ग्रे फॉग से एक मैसेज आया है वो तुमको सुनाई दिया क्या बुड्ढे? बुड्ढा कहता है नहीं मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, तुमको क्या मैसेज आया है? बस आई फेल्ट समथिंग एबनॉर्मल, लेकिन सुनाई कुछ नहीं दिया। उसका रीजन ये है कि मैं तुम्हारे एस्ट्रल फॉर्म को कंट्रोल नहीं कर सकता हूं। अगर मुझे तुम्हारे एस्ट्रल फॉर्म को कंट्रोल करना हो तो जिस लेवल पे मैं तुम्हें पैरासाइटाइज किया हूं उससे बहुत डीप मुझे जाना होगा, पूरी तरह से तुम्हें कंट्रोल करना होगा, जो कि मैंने किया नहीं है। सो यस, आई कैन नॉट हियर
जो भी तुमको मैसेज आया है। लेनर्ड वाज लाइक ठीक है, टेंशन मत लो, मैं बता देता हूँ क्या मैसेज आया है। मैसेज ये है कि एमोन मिल गया है क्लाइन को, और क्लाइन इतना डर चुका है, या फिर पता नहीं इसमें इतनी हिम्मत आ गई है कि वो कह रहा है कि अब एमोन के जितने भी अवतार है ना बैकलिन में, सबको निपटा देंगे। ये सुन के बुढ़ा वाज लाइक एमोन के अवतार को निपटाने निकले हैं। बोल दो उससे कि अगर एमोन के अवतार से डील करना चाहता है ना वो, तो भैया उसके पास कंसीलमेंट का ब्लेसिंग होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो नहीं कुछ कर पाएगा क्लाइन मोरेटी। लेनर्ड बोला ठीक है। फिर लेनर्ड सोचता है कि ऐसी बात हो ही रही है तो ग्रे फॉग में जाके मीटिंग ही कर ली जाए अभी के अभी। मतलब अब मंडे को होने वाला है हमारी टैरो मीटिंग, जो कि कल है, मंडे कल होने वाला है, बट आज मिल ही लेते हैं। तो हाँ, लेनर्ड को खींच लिया गया ग्रे फॉग के ऊपर, और यहाँ मिस्टर फूल नहीं है ऑफ कोर्स, यहाँ सिर्फ लेनर्ड मिचेल है और गिरमिन स्पैरो है, जो कि अपना क्लाइन मोरेटी, और ये बात लेनर्ड को भी पता है। लेनर्ड कहता है कि देखो क्लाइन मोरेटी, अभी सिर्फ हम दोनों हैं, ठीक है, तो तुम अपने रूप में आ सकते हो, हमेशा गिरमिन स्पैरो के रूप में रहना जरूरी नहीं है। एंड क्लाइन वाज लाइक ये मेरा हैबिट है, ये एक हैबिट है, हैबिट बनाना पड़ता है, समझ रहे हो बात, तो वो मैं अब गर्मिन के ही रूप में रहता हूँ। लेनर्ड वाज लाइक सुना है गर्मिन का पर्सोना बहुत ही कोल्ड है, सी पे किसी को भी पेलते चलता है, याद रखना कि सिर्फ एक्टिंग करना होता है, ठीक है, रियल में ऐसा नहीं बनना है वरना लूज कंट्रोल। अब अड्डा मुझे बताया ये बात। ये सब सुन के क्लाइन मनीमन सोच रहा है यार ये लेनर्ड मिचेल जब आता है इतना बकवास करता है, बोले जाता है, रुकता ही नहीं है। अरे बकवास बंद कर, काम की बात करते हैं, एमोन की बात करनी है, ठीक है, ये सब बात नहीं करनी। तो हाँ, क्लाइन बताता है फाइनली लेनर्ड मिचेल को कि कैसे वो चेज कर रहा था एक रैट डेमी गॉड को, एंड उसी समय एमोन आया, किसी तरह से मैं मिस्टर फूल की हेल्प से भाग गया, लेकिन सिचुएशन इज वेरी डायर राइट नाउ। ये सुनकर लेनर्ड वाज लाइक तुम पीछा क्यों कर रहे थे उस मोरॉडर डेमी गॉड, रैट वाले डेमी गॉड का? क्या मिस्टर फूल का कोई मिशन है? अगर मिस्टर फूल का मिशन है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मिस्टर फूल का कुछ होगा बड़ा सा मिशन, बट कोई पर्सनल रीजन है तो बता दो भाई। अब ये सुनकर क्लाइन मनीमन सोचता है कि वो काफी पहले से ही एक्चुअली में मॉरॉडर पाथवे डेमीगॉड से छुटकारा पाने का इरादा कर रहा था, क्योंकि हेजल से डील करते वक्त इस डेमीगॉड ने जो अपनी चाल दिखाई थी ना, ठीक है ना, उससे बिल्कुल साफ था कि साला ये हरामखोर है, ये मतलब इसको निपटाना जरूरी है। वैसे पता चला कि ये रैट डेमीगॉड एक्चुअली में एक लेडी है। ऐसा है क्या? मैं तो बिना मतलब ही गाली गलौज किए जा रहा था। अगर लेडी है तो प्रेज द लेडी। लेडी मतलब लेडी गॉडेस नहीं, नॉर्मल लेडी है, एक लड़की है, समझ रहे हो बात? समझ जाओ बात को। बट लड़की हो या कोई भी हो, ये डेमीगॉड जो रैट वाली थी वो ठीक थी नहीं। याद है ना एक बार जब मिस मैजिशियन यहाँ पे आई थी ड्वेन डैंटिस का प्रोटेक्शन वगैरह करने, तो उसको किसी खजाने की तलाश के लिए इंटाइस करने की कोशिश कर रही थी, एक ट्रैप में फंसाने की। तो भैया ठीक है, अगर मतलब ये रैट डेमीगॉड है तो नहीं सही इंसान। और क्लाइन एक्चुअली में उसी टाइम सोच लिया था कि इस रैट डेमीगॉड से डील तो करेंगे ही। वो अलग बात थी कि क्लाइन उस टाइम डेमीगॉड नहीं था, तो स्ट्रेंथ नहीं था क्लाइन के पास उतना। लेकिन अब जब क्लाइन डेमीगॉड बन गया तो क्लाइन का पहला मिशन यही था कि भैया इसको निपटाना है, वही करने क्लाइन गया। वो अलग बात है, एमोन से टकरा गया। अब क्लाइन प्लान ये सब कैसे किया था? देखो, वो पहले से ही जो है ना डेमीगॉड की कंडीशन को काइंड ऑफ कंफर्म कर लिया था क्लाइन मोरेटी, और वो समझ गया था कंडीशन ठीक नहीं है, तभी गया था एलिमिनेट करने। याद है ना, रैट काट लिया हेजल को, तो लग रहा है कि डेमीगॉड लूजिंग कंट्रोल वाले समय पे है। क्लाइन के प्लान का पहला स्टेज ये था कि एनिमी को मूज मैनर से बाहर लालच देकर बुलाया जाए, ताकि मरने से पहले वो अपना इनकम्प्लीट मिथिकल क्रीचर फॉर्म प्रोड्यूस ना कर सके, क्योंकि उससे आम लोग इफेक्ट हो सकते थे, राइट? और क्लाइन काइंड ऑफ ऐसा कर भी लिया था। रिजल्ट काफी सेटिस्फैक्टरी था, खुद को बेट बनाया था और मकसद भी ऑलमोस्ट हासिल कर ही लिया था। और तभी याद है ना, क्लाइन उस बैटल के अंदर एयर कैनन का बम्बार्डमेंट किया रहा था कि जल्दी से बैटल को खत्म किया जाए। वो अलग बात है, क्लाइन कर नहीं पाया उस मोमेंट पे, और इसी वजह से मॉरॉडर पाथवे की जो डेमीगॉड थी वो जंगल में भाग गई और एक पेड़ को पैरासाइटाइज कर ली। क्लाइन के पास असल में अपने प्लान का दूसरा स्टेज था, और यहां तक कि उसने कॉन्टिजेंसीज भी प्रिपेयर कर रखी थी, अगर वो डेमीगॉड को एलिमिनेट करने में फेल हो जाता है तो क्या सब करेगा। लेकिन क्लाइन के लिए हैरत की बात ये थी कि एमोन अचानक आ गया, जिससे उसने अपने सारे प्लान्स टर्मिनेट कर दिए और बिना किसी झिझक के भाग गया। पॉइंट इज कि क्लाइन डेमीगॉड को निपटा ही देता, उसका बियॉन्ड द कैरेक्टरिस्टिक भी लेके आता, समझ रहे हो बात? लेकिन ये एमोन जो है ना, ये आ जाता है, सब कुछ बर्बाद कर देता है। अब आप बोलोगे क्लाइन का कॉन्टिजेंसी प्लान क्या था? चलो तुमको वो भी बता देता हूँ। यार कितना क्वेश्चन तुम पूछते हो यार। तो उसका कॉन्टिजेंसी ये था कि एक मैरिनेट को बैटलफील्ड से एस्केप करने दिया जाए और न्यूमिनस एपिस्कोपेट के एक्सपेरिमेंटल डेमीगॉड बाई प्रोडक्ट पैट्रिक ब्रायन को लेटर लिखा जाए, ताकि उसकी मदद ली जा सके। आखिरकार इस अनडाइंग के पास स्पिरिट वर्ल्ड ट्रैवर्स करने की एबिलिटी होने की संभावना थी। संभावना क्या होगी ही, और अगर कोई एडिशनल अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस होती तो वो मिस मैसेंजर को समन कर सकता था और काम होने के बाद पेमेंट कर सकता था। तो प्लान क्लाइन ऑलरेडी बहुत किए हुए हैं कि नहीं, लेकिन प्लान को मतलब करना भी होता है कि नहीं, वो तो हो नहीं पाया। एमोन आता है, प्लान ऐसे ही खत्म हो जाता है। जो भी हो, क्लाइन ये सब मन में सोच रहा है, एंड क्लाइन यहाँ लेनर्ड को जवाब देता है कि भैया मैं क्यों रैट डेमीगॉड के पीछे था,
इससे तुमको कोई मतलब नहीं है, ये सीक्रेट है मेरा। इसके बाद क्लाइन लेनर्ड से पूछता है कि देखो एमोन का अवतार जब बैकलैंड में आया था, ये बात हमें पहले ही पता चल चुका था, तो तुम उस वक्त चर्च ऑफ एवनाइट को मतलब क्यों नहीं जाके ये सब कुछ बता दिए। अब इसका रीजन हमें पता है, याद है ना, पहले ज़ोरोआस्ट्र बुड्ढा लेनर्ड को मना किया था और सब रीजन बताया था, तो लेनर्ड वही सारे रीजन यहाँ क्लाइन मोरेटी को बताता है। इनके साथ भूल गए हो तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ, लेकिन भूला मत करो ऐसी चीजें, ठीक है। भूल जाओगे तो फिर जो एग्जाम होगा एलओटीएम का उसमें फेल कर जाओगे तुम। कौन लेगा एग्जाम? मैं लूंगा एग्जाम, बहुत जल्द लेने वाला हूँ, तैयार रहो। तो लेनर्ड जल्दी से एक्सप्लेनेशन दे देता है कि एमोन की असली बॉडी आई तो एक डीटी का डिसेंट होना लगभग तय है। उसने भी एक्सप्लेन किया कि एमोन अपने अवतार की मौत का यूज करके डेस्टिनी में करस्पॉन्डिंग चेंजेस देख सकता है। इस तरह स्टेयर का सोर्स ढूंढकर मास्टरमाइंड की एक्टिविटी रेंज पता कर सकता है। एमोन का स्टाइल भी वही है कि वो एक सुपरफिशियल अवतार के आसपास घूमता है पर दर्जनों या सैकड़ों अवतार छुपा कर रखता है। एमोन के अवतार से स्पिरिचुअलिटी वाले हर तरह के क्रीचर्स को पैरासाइटाइज कर सकते हैं। अगर कोई डेमिगॉड ना हो तो वो पैरासाइट को नोटिस भी नहीं कर पाएगा। अंत में लेनर्ड ने क्लाइन को डिटेल में बताया कि ओल्ड मैन ने एमोन द्वारा डेस्टिनी चुराने का क्या एग्जांपल दिया था, मतलब किस तरह से एमोन डेस्टिनी चुरा सकता है। याद है ना, मैंने आपको बताया था, चेंज ही कर देगा, आपकी जगह खुद आ जाएगा। और जब ये सब बात अपना क्लाइन मोरेटी सुनता है तो भैया दो ही होता है ना सबके पास, नहीं अब क्लाइन का 4 हो गया फटके। और क्लाइन वाज थैंकफुल कि भैया उसने एमोन से डील करने में जल्दीबाजी नहीं की, अच्छा किया भाग गया वहां से, क्योंकि एक भी अटैक अगर क्लाइन कर देता और एमोन का ध्यान उस पर ढंग से आ जाता तो गेम था क्लाइन का। और गेम भी ऐसा कि मिस्टर फूल नए एमोन बन जाते, समझ रहे हो बात। एमोन मतलब क्लाइन को पेलता, उसकी जगह पे आ जाता और खुद बन जाता मिस्टर फूल। अब पता चलता अगली टैरो मीटिंग में मिस्टर फूल क्लाइन मोरेटी नहीं है, अपने एमोन है ना। सोच के देखो, एमोन इतना क्लियरली अपीयर हुआ है सबके सामने, मींस कि वो असल में फिशिंग कर रहा है। इसके अलावा उसके पास सीक्रेट में छुपने के लिए और भी अवतार्स हैं और वो हवा में मौजूद माइक्रोब्स को भी पैरासाइट कर सकता है, ठीक है, उसको भी अपना पैरासाइट बना सकता है। सिर्फ इतना ही सोचकर ना क्लाइन के रोंगटे खड़े हो गए, मेरे भी हो रहे हैं, कहीं आसपास एमोन तो नहीं है। वही लगता है मेरा कैमरा खराब किया एमोन है कि नहीं, लग तो वही रहा है। जो क्रीचर्स क्लाइन फिलहाल कंट्रोल कर सकता है वो स्टेट तक पहुंच ही नहीं सकते। क्रीचर जितना छोटा होता है स्प्रिट बॉडी थ्रेड्स को देखना उतना ही मुश्किल होता है। या ये काफी स्पेशल केस है। क्लाइन सोचता भी है कि मैं तो चर्च की पावर को यूज नहीं कर सकता जब तक ये किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो हर पहलू में बिना किसी प्रॉब्लम के हो। जो भी हो, क्लाइन को अब समझ में आ गया एमोन कितना भौकाल चीज है, भौकाली आदमी है और उससे कैसे बच के रहना है। और क्लाइन डर भी गया इस पॉइंट तक। वैसे क्लाइन मन में सोच रहा था कि एवरनाइट का वो ब्लेसड हो चुका है कि ऑफिशियली हो चुका है, तो उसके नाते ना क्लाइन के लिए चर्च को बैकलैंड में एमोन के अपीयरेंस के बारे में इन्फॉर्म करना पूरी तरह रीजनेबल है। मतलब क्लाइन खुद ही चर्च को इस बात बारे में इन्फॉर्म कर सकता है, कोई फायदा नहीं होगा लेकिन कर तो सकता ही है। और एमोन भी इस बात पे कोई फॉल्ट नहीं निकाल पाएगा क्योंकि क्लाइन इज अल्टीमेटली द ब्लेसड ऑफ एवरनाइट, राइट। और आज रात मॉर्डर पाथवे डेमिगॉड के साथ बैटल में इन्वॉल्व होने के बाद एक बिजारो सॉर्सरर के तौर पे जिसने एमोन को देखा है और अब इस नॉलेज के कब्जे में है कि टाइम का एंजल का अवतार बैकलैंड में है, तो इस सिचुएशन में अगर क्लाइन रिपोर्ट भी कर देता है तो बहुत नॉर्मल चीज है, एमोन उतना नहीं सोचेगा इस बारे में। और अगर रिपोर्ट करने से माने कि चलो कि क्या कहते हैं, एमोन गुस्सा तो होगा ही ऑफ कोर्स, क्योंकि उसका अवतार खत्म हो सकता है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि एमोन फुल रैथ के साथ क्लाइन के पीछे आएगा, क्योंकि अगेन क्लाइन एवरनाइट का ब्लेसड है, उसको कहीं ना कहीं एवरनाइट से थोड़ा बहुत तो प्रोटेक्शन मिलेगा, ऐसा एमोन सोचेगा। तो खरीद दिया जाए क्या रिपोर्ट? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। एमोन का ये किसी तरह का ट्रैप हो, एक डीटी का डिसेंट होना वो चाहता हो। तो इससे पहले क्लाइन ये सोचे कि एमोन के लिए क्या करना है, क्लाइन को इस थोड़े अलग एंगल से सोचना होगा। किस अलग एंगल से? कि भैया एमोन क्या सोच रहा होगा। हाँ, क्लाइन अब एमोन के नजरिए से विचार करना शुरू किया। देखो, एमोन बिजारो सॉर्सरर से बिल्कुल अनजान नहीं है, ठीक है। तो क्लाइन जिस तरह से मैरिनेट को कंट्रोल करके लोकेशन स्वैप करके भागा होगा, एमोन समझ तो गया होगा कि ये तो बिजारो सॉर्सरर है। अब क्योंकि एमोन ने एक बिजारो सॉर्सरर को भागने दिया तो उसने एक्सपोज होने की तैयारी कर ली होगी। तो एमोन ऑलरेडी प्लान बना चुका होगा कि अगर रिपोर्ट हुआ तो मुझे क्या करना है। इनफैक्ट वो तो उस टारगेट को अट्रैक्ट कर रहा होगा जिसे वो ढूंढ रहा है। अब क्लाइन उसमें गेडमैन स्पैरो का फेस यूज कर रहा था, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि बिजारो सॉर्सरर किसी का भी चेहरा यूज कर सकता है, दे आर फेसलेस। सो अगर क्लाइन एमोन होता तो वो आखिर कैसे क्लाइन की ही लोकेशन को पता करता, उसकी आइडेंटिटी को कैसे पता कर पाता। एक पावर हाउस जो अंधेरे में छुपता है और सीयर पाथवे का एक डेमिगॉड, ये तो या तो चर्च ऑफ एवरनाइट का ही हो सकता है या फिर सीक्रेट ऑर्डर का ही कोई बंदा हो सकता है, राइट। यहीं से सीयर पाथवे के वो भी डेमिगॉड निकलेंगे। अब आप बोलोगे नहीं एंटीगोनस फैमिली का भी तो कोई हो सकता है, अरे उसके डिसेंडेंट्स तो सारे खत्म हो चुके हैं, वो तो हो नहीं सकता। सो सीक्रेट ऑर्डर से हो सकता है, उसका भी चांसेस कम है, वो भी एमोन पता करके अपने हिसाब से छांट ही लेगा। तो अल्टीमेटली एमोन यही सोचेगा कि ये चर्च ऑफ एवरनाइट का ही कोई सीक्रेट प्रॉक्सी वाला बंदा है, नहीं स्पाई बन के, धुरंधर बन के आया है और कुछ तो कर रहा था।
तो एमॉन के लिए क्लाइंट की आइडेंटिटी तक पहुंचना मतलब उतना आसान नहीं है, बट इट्स नॉट लाइक इम्पॉसिबल। इन शॉर्ट, एमॉन इतना तो समझ ही जाएगा कि चर्च ऑफ एवरनाइट को उसकी मतलब उसके अवतार के बैकलिंग में होने की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो वो अपना प्लान्स तैयार किए होगा। तो क्लाइंट का जाके चर्च को बताना अल्टीमेटली देखा जाए तो इट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया। हाँ, अगर क्लाइंट रिपोर्ट नहीं करता है चर्च को तो ये एबनॉर्मल होगा एमॉन के लिए। तब एमॉन सोचेगा, अरे टक्कर हुआ है किसी ऐसे इंसान से जो कि मेरी तरह सोचता है, रिपोर्ट क्यों नहीं किया मेरे को। और तब शायद एमॉन छुप जाएगा, क्योंकि तब एमॉन को लगेगा कि ये बंदा अगर मुझे रिपोर्ट नहीं कर रहा है तो इसके पास लगता है कुछ प्लान मेरे लिए भी है। समझ रहे हो, दिमाग में तू ऐसा सोच रहा है, नहीं मैं ऐसा सोच रहा हूँ, नहीं तू ऐसा सोच रहा है, नहीं मैं उसके ऊपर ऐसा सोच रहा हूँ। तो अब एलओटीएम की जितनी बैटल्स होगी ना ऐसी ही होंगी कि तू जो सोच रहा है ना, मैंने ये पहले सोच लिया था तो मैंने ये किया, अच्छा तूने जो सोचा वो मैंने तुझसे पहले सोचा। वो याद है एक रील देखते थे टिकटॉक पे, उसे मुंह में जहर का पानी पिला देता था, वो फुई आई एम अ राइडर बोल के निकालता था पिचकारी जहर का। अब वैसा ही होगा एलओटीएम में। तो इसलिए क्लाइंट सोच रहा है कि अगर मैं रिपोर्ट नहीं करूंगा तो एमॉन सोचेगा कि बाप रे ये रिपोर्ट नहीं किया, यानी इसके पास मेरे लिए प्लान है। तो एमॉन जल्दी से मेरे बोकलैंड स्ट्रीट पे नहीं आएगा मेरे से निपटने के लिए। ठीक है, इतना तो पता चल गया एमॉन बोकलैंड स्ट्रीट पे जल्दी नहीं आने वाला। और ये सब सोच के क्लाइंट को थोड़ा सा रिलीफ महसूस हुआ, क्योंकि तू मेरे प्लान मैं तेरा प्लान करके क्लाइंट को बहुत मजा आता है। ठीक है, क्लाइंट का यही काम ही है, बैठ के दिमाग लगाना और सिचुएशन को कंट्रोल करना। एंड क्योंकि एमॉन जल्द नहीं आने वाला बोकलैंड स्ट्रीट पे, एटलीस्ट क्लाइंट ऐसा सोच रहा है, तो फिर थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा क्लाइंट को प्रिपरेशन के लिए, है कि नहीं। अब लेनर्ड देख रहा है कि क्लाइंट मन ही मन कुछ सोच रहा है, बैठ के ऐसे दांत घीस रहा है, अपना सोच रहा है। तो लेनर्ड पूछ ही लिया कि कोई प्लान है एमॉन से निपटने का। क्लाइंट वाज लाइक, तुम्हारा बुड्ढा जो है पहले ज़ोरोआस्टर वो कोई सजेशन दिया। लेनर्ड वाज लाइक, हाँ सजेशन दिया है कि कंसीलमेंट की ब्लेसिंग के बिना एमॉन के अवतार से डील कर पाना इम्पॉसिबल है। क्लाइंट सोचता है कंसीलमेंट की ब्लेसिंग, ये क्या बात हुई, इसका क्या मतलब होता है। एक मिनट, ये पहले ज़ोरोआस्टर खुलेआम मुझे टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है क्या। द फूल की सीट के पीछे का आधा सिंबल कंसीलमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो पेपर एंजल और रेड प्रीस्ट कार्ड का यूज करके क्लाइंट ग्रे फॉग के ऊपर के मिस्टीरियस फॉग की पावर्स को स्टीयर कर सकता है, जिससे एमॉन के अवतार को डिसरप्ट करना मुमकिन हो जाता है। हालांकि ये उसके डेस्टिनी में प्राइंग करने से रोक नहीं सकता एमॉन को, बट हाँ इतना हो सकता है। लेकिन क्लाइंट के पास एवरनाइट के ब्लेसेड के तौर पे एक और आइडेंटिटी है और गॉडेस का एक और टाइटल मदर ऑफ कंसीलमेंट है। क्या एमॉन के अवतार को एलिमिनेट करना प्राइस चुकाना माना जाएगा या फिर बिस्टाउमेंट पाना? लगता है दोनों होगा, है कि नहीं। मतलब मदर भी खुश होंगी, मदर इन द सेंस जो हमारी लेडी है, प्रेज द लेडी। तो क्लाइंट सोचता है कि हाँ इसके अवतार से अब निपटना ही होगा एमॉन के। तो क्लाइंट भी यहाँ पे जवाब देता है कि मतलब लेनर्ड को कि पहले ज़ोरोआस्टर को बताओ कि मैं कंसीलमेंट का ऑलरेडी ब्लेसेड हूं और मैं मदद के लिए प्रे करने की कोशिश करूंगा। क्लाइंट यहाँ मदर ऑफ कंसीलमेंट का ब्लेसेड होने की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन यह तय था कि पहले ज़ोरोआस्टर इसका मतलब द फूल का ब्लेसेड ही समझेगा। तो एक तीर से दो निशाना। भले ही क्लाइंट कंसीलमेंट बोल रहा है अपनी मदर को, जो अपनी गॉडेस एवरनाइट है, उनकी ब्लेसिंग को बोल रहा है, बट पहले ज़ोरोआस्टर समझेगा वाह वाह फूल से इतना नजदीक है, फूल का ब्लेसिंग ले लेगा। तो समझ रहे हो, थोड़ा सा रोला भी जम जाएगा अपना, है कि नहीं। अब क्लाइंट कह देता है कि हाँ बुड्ढे को भी बोल देना कि एमॉन को इस बात का भी आइडिया होगा कि बोकलैंड स्ट्रीट के आसपास कोई मोराडा पाथवे का डेमिगॉड हो सकता है। ठीक है, बोल देना जाके। अब अगेन यहाँ क्लाइंट एक पत्थर से दो शिकार किया। कैसे? क्योंकि क्लाइंट की ये बात सही है, बोकलैंड स्ट्रीट के आसपास एक मोराडा पाथवे का डेमिगॉड है। कौन है? वो जो चूहा थी अपनी वो। लेकिन जब पहले ज़ोरोआस्टर ये सुनेगा तो वो सोचेगा कहीं मेरी बात तो नहीं हो रही है कि नहीं, तो वो डर भी जाएगा थोड़ा सा। इनफैक्ट इसका तुरंत हमें दिख भी जाता है अंजाम, जब लेनर्ड बोलता है कि एक मिनट, एमॉन को ये बात कैसे पता चल गया। एंड क्लाइंट मुझे क्या पता, मतलब पता चल गया तो चल गया, मैं क्या करूं। वैसे डरो मत, अभी बोकलैंड स्ट्रीट इतना जल्दी आएगा नहीं एमॉन, ये बात भी बुड्ढे को बता देना। लेनर्ड ये सब सुन लिया, फिर वापस लौट गया ग्रे फॉग से, और लौटते ही बुड्ढा वाज लाइक कहां गया था तू, वापस से गया था मीटिंग में, बता क्या सब बात हुआ। लेनर्ड कहता है कि क्लाइंट मुझे ऑलरेडी बोल दिया है कि वो जो है ना कंसीलमेंट का ब्लेसेड है ऑलरेडी। ये सुन के बुड्ढा वाज लाइक अगर वो वाकई रियल ब्लेसिंग ले सकता है कंसीलमेंट का, तो समय आने पे ना मैं बुड्ढा पहले ज़ोरोआस्टर मैं भी मदद करूंगा उसकी, ताकि हम मिल के एमॉन के जितने भी अवतार जो बैकलैंड के अंदर है सबको निपटा दे। ये सुनकर लेनर्ड वाज लाइक बुड्ढे तू इतना कमजोर बोलता है मैं हूं, लेकिन तू उतना कमजोर है नहीं कि तू एमॉन के अवतार से भिड़ने का सोच रहा है। इसमें बुड्ढा वाज लाइक कि एक भूखा ऊंट होता है ना कैमल, वो भी घोड़े से बड़ा ही रहता है। ठीक है, समझ जाओ इसका क्या मतलब है। अब लेनर्ड को ये बात अच्छी नहीं लगती, बट लेनर्ड बुड्ढे से पूछता है कि बुड्ढा अंकल आप अपने आप को बेट बनाने वाले हो क्या? एंड इस पे पहले ज़ोरोआस्टर वाज लाइक बेटा मैं अगर बेट बनाना तो एमॉन अवतार नहीं अपना असली बॉडी लेके यहाँ आ जाएगा मेरे को निपटाने के लिए। मैं इतना भयावह इंसान हूँ तो मैं बेट नहीं बनूंगा, मेरा प्लान कुछ और है। और जब मेरा प्लान एग्जीक्यूट होगा तो लिटरली गॉड्स का डिसेंड हो सकता है, बैटल चालू हो सकता है। अब मैं तो भाग जाऊंगा। लेनर्ड मिचेल तू नहीं बच पाएगा,
तू निपट जाएगा। और ये सुनकर लेनर्ड थोड़ा सा डर गया। एनीवेज, तो बुड्ढा यहाँ बताता है कि दूसरे पाथवेज की सिमिलर पावर्स के विपरीत एमोन के अवतार्स मॉरडर पाथवे की बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक को ऑब्जर्व करके तेजी से खुद को मजबूत कर सकते हैं, जिससे वो और भी ज्यादा वर्म्स ऑफ टाइम स्प्लिट कर सकते हैं, जो उन्हें अलग अलग क्रीचर्स को पैरासाइटाइज करने की अनुमति देता है। जब तक एक पर्याप्त बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक है, ये प्रोसेस चलती रह सकती है। ये सुनकर लेनर्ड शॉक हो गया और पूछा कि मतलब इतना ज्यादा पैरासाइटाइजिंग कर सकता है, तो ये तो फिर किसी प्लेग मतलब महामारी होता है ना, उसके फैलाने जैसी बात हो गई। बुड्ढा वाज लाइक, हाँ, अगर किसी के पास मॉरडर पाथवे की पर्याप्त बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक हो तो एमोन के अवतार्स एक इंसान को पैरासाइटाइज करने से लेकर पूरी सिटी को पैरासाइटाइज करने तक में सक्षम हो सकते हैं। समझ रहे हो बात? तो है, बीमारी की तरह है, प्लेग की तरह है, मान लो इस बात को। और एमोन से डील करने का एक्चुअली में यही एकमात्र रास्ता है। कैसे? देखो, उसे बाहर निकालने के लिए डेमिगॉड लेवल की मॉरडर पाथवे बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक का बेट इस्तेमाल कर सकते हैं अपन। आएगा ये एमोन उसके पीछे। अगर तुम एमोन के किसी एक अवतार को मतलब सक्सेसफुली खोज लेते हो, उसे खत्म भी कर देते हो ना, तो उसके जो बाकी अवतार है उस रेंज में, जैसे मान के चलो बैकलैंड के अंदर, उन्हें ढूंढना और एलिमिनेट करने का रास्ता है मेरे पास। ठीक है बुड्ढे, बता दे रास्ता क्या। नहीं, वो नहीं बताएगा बुड्ढा, रास्ता है बस ये बताया। हालांकि बुड्ढा ये भी बोला कि एमोन जो है वो धोखा देने में माहिर है, तो हमें ये सावधान रहने की जरूरत है, वरना ऐसा लग रहा है कि हम एमोन को बेट कर रहे हैं, लेकिन असल में एमोन हमें बेट कर रहा है। अगेन वही बात, तू ये सोचा नहीं, मैं वो सोचा नहीं, तू वो सोचा, मैं उसका वो ऑलरेडी सोच लिया था। अब पूरा एलो टीम यहां से ऐसा ही चलने वाला है। और इसी मामले में दोस्तों कंसीलमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसलिए ब्लेसेड ऑफ कंसीलमेंट मतलब उनका अगर आपको मिल गया है आशीर्वाद तो वेरी गुड। अब इस पॉइंट पे लेनर्ड पूछता है कि ठीक है, मैं समझ गया सारी बात, अब ये बता दो कि एमोन के जो अवतार होते हैं वो कितने स्ट्रांग हो सकते हैं। बोला था ना मैंने, बताऊंगा आपको कि एमोन का अवतार कितना स्ट्रांग हो सकता है। चलो अब पहले ज़ोरोआस्टर यानी अब बुड्ढे के मुंह से सुनते हैं अपन कि कितना स्ट्रांग एमोन का अवतार। तो बुड्ढा बताता है कि थियरी में जो एमोन का सबसे स्ट्रांगेस्ट अवतार होगा ना, वो सीक्वेंस 1 का इक्विवेलेंट हो सकता है, लेकिन ये कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इससे एमोन की जो मेंटल स्टेट है ना वो अनस्टेबल हो जाएगी और कंट्रोल लूज होने का सिचुएशन आएगा, और एमोन ऐसा काम तो करेगा नहीं। तो हाँ, ये तुम समझ लो कि सीक्वेंस 1 उसका कोई भी अवतार नहीं होगा, सीक्वेंस 1 खुद एमोन आएगा वही होगा ना। आमतौर पे उसका एक अवतार एक वर्म ऑफ टाइम होता है जो हर कमजोर सीक्वेंस 4 से शुरू होता है। हालांकि किसी किसी में एक एंजल का भी ट्रेट हो सकता है जो बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक को शैटर करने में सक्षम हो। मॉरडर पाथवे की अगर एनफ बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाए तो कोई अवतार जो है वो सीक्वेंस 2 के इक्विवेलेंट तक भी पहुंच सकता है। हालांकि एमोन शायद ही ऐसा करता हो, बट हाँ, हम लोग पॉसिबिलिटी सारा डिस्कस कर रहे हैं तो कर लेते हैं, क्योंकि उसके अवतार जो है ना कभी कभी अपने आप फ्रैक्चर्स हो जाएंगे और भी ज्यादा अवतार्स क्रिएट करेंगे। ये एमोन का स्टाइल है, एक ही को बहुत स्ट्रॉन्ग करना, दैट इज नॉट हिज स्टाइल। इसके अलावा बैकलैंड में एक्चुअल सिचुएशन को देखते हुए एमोन के लिए इतनी पर्याप्त बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है जो उसके अवतार को सीक्वेंस 2 तक उठा दे। ठीक है, तो सीक्वेंस 2 भी मान के चलो नहीं ही होगा, तो फिर रियलिस्टिक क्या है, क्या हो सकता है उसके अवतार का लेवल? वेल, बताता हूं वो भी। थांबा इतना हड़बड़ाते तुम लोग क्यों हो, सब बताऊंगा। पहले ये जान लो कि लेनर्ड क्या परेशान हो रहा है। लेनर्ड इस बात से परेशान हो रहा है कि अरे भैया, कोई भी हो, एमोन का तुम बोले जो सबसे वीक अवतार होगा वो भी सीक्वेंस 4 तो जरूर होगा, एक वीक सीक्वेंस 4। तो एमोन का एक ग्रुप से हम लोग लड़ेंगे जो कि मान के चलो सब सीक्वेंस 4 ही होगा, तो भैया तुमको नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा कठिनाई वाली बात है? तब पहले ज़ोरास्टर बताता है कि सीक्वेंस 4 ही नहीं बेटा, ध्यान से सुनो मेरी बात। मैं बता रहा था कि सीक्वेंस 1 और 2 होने के चांसेस कम है, हो सकता है, लेकिन वो नहीं होगा बैकलैंड में। उसका जो भी अवतार होगा वो मेजॉरिटी जो होगा ना वो सीक्वेंस 4 का वीक वर्जन होगा उसका। देन कुछ ऐसे भी अवतार होंगे जो कि सीक्वेंस 4 का जो स्टैंडर्ड लेवल होता है, हाई लेवल, उस लेवल पे होंगे, और एक बहुत छोटी माइनॉरिटी भी होगी उसके अवतार्स की जो कि सीक्वेंस 3 तक पहुंच रही होगी। यही एमोन का स्टाइल है, ढेर सारे अवतार्स रखता है हर लेवल पे, ठीक है, बहुत हाई पे भी नहीं रखता है। तभी एमोन वहां डेमिगॉड रैट जो जिसको हंट किया है वहां पे, उससे मतलब उसको बोल रहा था कि तुम्हें क्या लगा कि मेरा अवतार जो हो मेरे लेवल पे होगा, मैं कुछ कर सकता हूं वैसा? तो जरूरी नहीं कि एमोन जो आप देख रहे हो वो उतना ही स्ट्रॉन्ग है, बट हाँ फिर भी सीक्वेंस 4-3 तो होगा ही, तो दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट? मॉरडर पाथवे वो भी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। उसके ऊपर से ये तो याद रखना ही होगा हमें कि एमोन धोखा देने में तो चैंपियन है ही, तो वो एक अलग उसका एडवांटेज है। देन पहले ज़ोरास्टर आगे बताता है कि एमोन का अवतार बैकलैंड आने के समय के आधार पे अब तक मॉरडर पाथवे बियॉन्ड कैरेक्टर से इकट्ठा कर लिया होगा कुछ, तो मतलब बहुत ज्यादा नहीं किया होगा, थोड़ा ही सा किया होगा कि आखिरकार ये बैकलैंड है, बैकलैंड में एक से एक तो बैठे हुए दिग्गज, तो हो जाएगा कांड, तो उसको बहुत सावधानी से चलना होगा। साथ ही अगर सिचुएशन सही नहीं है तो उसके अवतार सबसे स्ट्रॉन्ग वाले को सेंटर के रूप में यूज करेंगे और स्ट्रेंथ में बढ़ोतरी हासिल करने के लिए अपने आप एक साथ जुड़ जाएंगे। ओ, तो अवतार्स को अलग तो कर ही सकता है, फ्रैक्चर जोड़ भी सकता है।
भैया ये क्या क्या कर सकता है भाई, मेरे को डर लग रहा है इस बंदे से। ओवरऑल एमॉन से डील करते वक्त सबसे जरूरी बात यह है दोस्तों कि मतलब मामलों को इस स्टेज तक नहीं पहुंचने दिया जाए जहां पे उसके अवतार आपस में जुड़ के एक स्ट्रॉन्ग बन जाए, वरना अगर कंसीलमेंट डोमेन का कोई एंजल आ भी जाए तब भी एमॉन को भागने से रोकना मुमकिन है। एमॉन से डील करना सच में मुश्किल है, ये बात मान लो तुम। इसके अलावा ये सिर्फ एक अवतार है जिसे एमॉन रैंडमली बाहर फेंका था ताकि वो खुद को डेवलप कर सके। किंग ऑफ एंजल से यही उम्मीद है मित्रों। एमॉन खुद नहीं है, उसके अवतार से इतना डर है, खुद आ गया तो पता नहीं क्या होगा। लेनर्ड भी ये सब सुनता है और सोचता है हाँ तभी उससे बुढ़े रैट मॉरडर के पास वो पहुंचा था। ठीक है, एंजल ऑफ टाइम ने जाहिर तौर पर पहले ही मॉरडर पाथ पे डेमिगॉड को लॉक कर लिया है, क्योंकि क्लाइम भी वही मिला ना एमॉन से। एमॉन एक्चुअली में उस रैट को शिकार कर रहा था एंड क्लाइम भी अनफॉर्चुनेटली उस टाइम वही था और दोनों टकरा गए। हालांकि फॉर्चुनेटली क्लाइन भाग उठा। साथ ही इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं लेनर्ड बता देता है बुड्ढे को कि मुझे क्लाइन बताया कि एमॉन जानता है कि बोकलुंड स्ट्रीट के आसपास के रीजन में एक मॉरडर पाथवे का कोई छुपा हो सकता है। ठीक है, और ये सुन के पहले जोरोआस्ट्र की भी 2 थी 4 हो गई और वो चुप हो गया। पहले जोरोआस्ट्र बुड्ढा की अब मैं क्या बोलूं इस बात पे, कहीं मेरी बात यहाँ नहीं हो रही। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद दिमाग लगाता है बुड्ढा। ठीक है, बुड्ढा कहता है कि जरूरी नहीं कि वो मैं ही हूँ, कोई और भी हो सकता है। और ये जो तुम्हारा दोस्त है ये क्लाइन मोरेटी, वो तुम्हारे ही जैसा है, जहां जाता है वहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तुम भी ऐसे ही इंसान हो, खाली प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। और वो जो तुम्हें बताया ना कि एमॉन को शायद पता है कि बोकलुंड स्ट्रीट के आसपास एक मॉरडर पाथवे का एंजल या फिर डेमिगॉड हो सकता है, अरे भैया ये उसके कारण ही पता चला है एमॉन को। ठीक है, वही एमॉन से मिला और जो कुछ भी हुआ है वही रीजन है तुम्हारा दोस्त। तुम लोग सब बहुत प्रॉब्लम ट्रबल मेकर्स हो यार। ये सब सुनकर लेनर्ड वाज लाइक भाई बुड्ढे तुम इतना कुछ कैसे सोच लेते हो, तुम्हारे पास कुछ डिक्रिप्ट करने की एबिलिटी है क्या? बुड्ढा वाज लाइक नहीं ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है, मैं अपने दिमाग का यूज करता हूँ जो कि तुम्हारे पास नहीं है। ठीक है, ये बुड्ढा बहुत गंदे तरीके से बात करता है लेनर्ड से, मेरे को अच्छा नहीं लगता। इस बुड्ढे को मैं कभी बताऊंगा, मिल जा तू कभी अलग से मेरे को। और ये सब सुन के कहीं ना कहीं लेनर्ड भी समझ जाता है कि हाँ बात यहाँ बोकलुंड स्ट्रीट की हुई है और वहीं पे ड्वेन डांटेस भी रहता है, राइट? हाँ, क्लाइन के कारण ही एमॉन का ध्यान स्ट्रीट पे आ गया है। बट हाँ, पहले जोरोआस्ट्र वाज लाइक कि मैं ऑलमोस्ट श्योर हूं कि वो मुझे नहीं खोजा है, किसी और एंजल या डेमिगॉड को खोजा होगा बोकलुंड स्ट्रीट पे। सो आई एम नॉट टेंस्ड, क्योंकि अगर वो सच में मुझे खोज लिया होता ना तो इट वाज टाइम कि मैं भागता इस शहर से, शहर ही बदल चुका होता। अब इन बातों का फिलहाल 2 सॉल्यूशंस है। क्या है देखो, पहला मॉरडर पाथवे का एक ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट ढूंढना या मॉरडर पाथवे का एक डेमिगॉड ढूंढना। उनका यूज करके हम एक ट्रैप डिजाइन करते हैं जिसमें एमॉन को फंसाएंगे। इस पूरी प्रोसेस के लिए कंसीलमेंट की ब्लेसिंग्स की जरूरत है। इसके अलावा इसका नेचुरल, रीजनेबल, नॉर्मल होना और किसी भी तरह से शक पैदा ना करना जरूरी है। दूसरा आइडिया, एमॉन के बोकलुंड स्ट्रीट में एंटर करने का इंतजार करो। वो किसी की आइडेंटिटी रिप्लेस करने और हवा के जरिए इन्फिल्ट्रेट करने का कॉम्बिनेशन कर सकता है, राइट? इसीलिए लेनर्ड का जो पुराना साथी है यानी कि क्लाइन मोरेटी, उसको जो है ना फेट के ग्राफ्टिंग के आर पार देखने की जरूरत है या माइक्रोब्स में एब्नॉर्मलिटीज पे ध्यान देना होगा, वरना कोई भी प्लान्स यूज किया जाए वो सिर्फ एमॉन को खिलाना होगा। ये सुन के लेनर्ड भी पूरा सीरियस हो गया, बोलता है ठीक है कल दोपहर 3 बजे हमारी यानी होने वाली है ग्रे फॉग मीटिंग, ठीक है ना, उसमें जाके मैं पूरा प्लान करूंगा टैरो क्लब के साथ बैठ के। बुड्ढा भी कहा हाँ ठीक है उतना टाइम है हमारे पास, कल आराम से जाओ बढ़िया से प्लानिंग करके आओ, एमॉन को इस बार निपटाई देते हैं अपन, मतलब उसके अवतार को, एमॉन को तो नहीं निपटा सकते। साथ ही अगर बोकलैंड में एमॉन के सारे अवतार्स को खत्म किया जा सकता है तो पीछे छोड़े गए अधिकतर वॉर्म्स ऑफ टाइम मेरे होंगे, क्योंकि एमॉन को आप मारते हो तो वॉर्म ऑफ टाइम से ही प्रेसेटाइज किया जाता है ना, तो वॉर्म ऑफ टाइम तो मिलेगा। तो बुड्ढा बोला कि क्योंकि मैं सारे आइडिया दे रहा हूं ना तो जितना मिलेगा स्पॉइल्स ऑफ वॉर उसमें से ज्यादातर मेरा होगा। क्यों? क्योंकि इससे बुड्ढा खुद को रिप्लेनिश कर सकता है, वापस से पावरफुल हो सकता है। वाह बुड्ढे, मतलब होता है ना आपत्ति में, आपदा में भी अवसर ढूंढना, वो कोई बुड्ढे से सीखे। अब लेनर्ड पूछता है कि क्या उन वॉर्म्स ऑफ टाइम में मॉरडर पाथवे की बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? इसमें बुड्ढा वाज लाइक हाँ ये मेरे हाथों में है लेकिन दूसरे के लिए जरूरी नहीं है। एमॉन के अवतार्स के मरने पे छोड़े गए वॉर्म्स ऑफ टाइम में शुरुआत में वाकई पर्याप्त अमाउंट में बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक होंगे, लेकिन वो जल्द ही डिप्लीट हो जाएंगे और मेन बॉडी में वापस आ जाएंगे। इस फेनोमेनन को होने से रोकने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग पावर की जरूरत होती है। इसलिए बुड्ढा बोला कि मेरे हाथ में हाँ और दूसरे के हाथ में नहीं, क्योंकि मैं भी सेम पाथवे से समझ रहा है। इसके बाद लेनर्ड पूछता है कि एक मिनट फिर वॉर्म ऑफ टाइम से बनी लक शिफॉन चार्म इतनी पावरफुल क्यों थी? मतलब जो क्लाइन बनाया था वो, क्योंकि तुम बोल रहे हो तुम्हारे हाथ में वो पावरफुल है, मतलब जो भी तुम बोले अभी। इस पे जोरोआस्ट्र वाज लाइक कि तुम बेवकूफ आदमी, क्या तुम लेनर्ड मिचेल, क्या तुम भूल गए कि चार्म का एसेंस क्या होता है? इसका एसेंस एक हाई लेवल एग्जिस्टेंस से एनफ अमाउंट ऑफ पावर बोरो करना है, लेना है। फिर ये ऐसे मटेरियल का यूज करता है जो इस पावर को हैंडल कर सके और कॉरस्पॉन्डिंग सिंबल से पर्याप्त पावर्स को स्टेबलाइज कर सके। वॉर्म ऑफ टाइम की भूमिका एक यूनिक वेसल बनने की है। अगर लेवल काफी हाई है, इसका एसेंस कॉम्पेटिबल है और पर्याप्त स्पिरिचुअलिटी है तो रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी। इसीलिए लक शिफॉन चार्म
चार्म की पावर असल में मिस्टर फूल से आती होगी, समझे लेनर्ड मिचेल, वो जो यूज किया था इसलिए इतना पावरफुल था। और इस लॉजिक से देखा जाए तो अगर मेरे पास लक्स शिफॉन चार्म आता है दोस्तों, तो मैं एमॉन की पूजा करके उससे भी बना सकता हूँ लक्स शिफॉन चार्म, है कि नहीं? वो अलग बात है, एमॉन की जब मैं पूजा करूंगा तो चार्म तो वो मेरा नहीं बनाएगा, अब मेरे को रिप्लेस कर देगा, मेरी लाइफ में बैठ जाएगा। हो सकता है आप जो ये वीडियो देख रहे हो मैं नहीं बैठा हूँ, एमॉन ही आपको वीडियो बता रहा है, अपनी ही कहानी सुना रहा है, अपनी पावर्स, आपको समझ भी नहीं आ रहा। कैसे बेवकूफ लोग हो आप लोग, है कि नहीं? नहीं एमॉन नहीं। और हाँ, यहाँ जो वेसल मटेरियल की यूनिकनेस होती है वो भी फाइनल प्रोडक्ट के इफेक्ट्स को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। छोटी मोटी बातें बता दे रहा हूं आपको। दूसरे शब्दों में अलग अलग स्पेशल मटेरियल्स पावर्स में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स लीड करेंगे। हाँ, चार्म्स बनाना कोई मजाक नहीं है दोस्तों, बहुत ही जटिल ज्ञान है इसका। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सिर्फ कर्जरी एजुकेशन से पूरी तरह समझा जा सके, ठीक है? तुम्हें इसमें एफर्ट डालना होता है, चीजों को समझना होता है। और लेनर्ड भी मनी मन सोचता है कि यार मैं चर्च के साथ हूँ फिर भी इतना नहीं जानता, और ये क्लाइन मोरेटी फूल का ब्लेसेड बन के इतना कुछ समझ रहा है। कोई बात नहीं, शर्मिंदगी वाली बात है, बट लेट्स मूव ऑन। तो अब यहाँ से मूव ऑन करके पहुंचेंगे कहाँ? वेल, मंडे के 3 बजे, क्योंकि वहीं पे होने वाली है सारी बात। तो शुरू की जाए टैरो क्लब मीटिंग, आज एमॉन का धागा खोली दे। तो हाँ दोस्तों, ग्रे फॉग मीटिंग शुरू हो चुकी है 3 बजे मंडे को, और मीटिंग शुरू हुई, सब एक दूसरे को हाय हेलो करते हैं। और सबसे पहले कैटलिया अपनी बोल देती है कि मिस्टर फूल, आज भी मैं कोई डायरी पेजेस लेके नहीं आई हूँ। और ये सुन के मिस्टर फूल भी सोचते हैं कि क्या बर्नाडेट का बात नहीं हुआ है क्या कैटलिया से, क्योंकि ये डायरी पेजेस ला नहीं रही। वैसे कैटलिया के एक्सप्रेशन को देख के तो ऐसा लगता है कि वो काफी चिल सी लग रही है, ठीक है? और इतनी चिल वो तभी हो सकती है जब उसका रेगुलरली बर्नाडेट से बात हो रहा है। तो बात अगर बर्नाडेट से हुई है तो बर्नाडेट डायरी पेजेस दे क्यों नहीं रही? ऐसा तो नहीं कि बर्नाडेट के पास अब डायरी पेजेस की ही कमी हो गई हो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अपने एम्परर रोजेल जो थे वो बहुत लिखते थे, ठीक है? और बर्नाडेट के पास कंसिडरिंग कि 1/3 भी उनका लिखाई होगा तो भी 2-3 किताब हो जाएंगे, तो पेजेस की तो कमी नहीं है। There is a reason कि बर्नाडेट मिस्टर फूल तक डायरी पेजेस नहीं पहुंचा रही है। क्या ये रीजन ये है कि बर्नाडेट अब खुद डायरी पढ़ के समझ सकती है? ना, आज चाइनीज कैसे समझेगी? 1-2 वर्ड एट मैक्स वो समझ सकती है, इससे ज्यादा नहीं। तो फिर क्यों नहीं भेज रही भाई डायरी पेजेस? वेल, इट मींस कि बर्नाडेट कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पेजेस फ्यूचर में भेजने वाली है, ठीक है? तो वो जमा कर रही होगी उन पेजेस को, एक जगह कर रही होगी जो कि एक साथ भेजेगी शायद। हाँ, नेक्स्ट मीटिंग के लिए वेट करते हैं, शायद तब मिल जाए डायरी पेजेस। इसी बीच एल्गर बोलता है लेनर्ड से कि तुमने रिक्वेस्ट किया था ना कि तुम्हें एक मिस्टिकल आइटम चाहिए, थोड़ा अटैक वटैक जिसमें हो और मतलब उसका साइड इफेक्ट्स भी कम हो, तो वो अब तक तो मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला है, मिलेगा तो तुम्हें बताऊंगा। इस पे वर्ल्ड बीच में बोलता है कि मेरे पास एक ऐसा मिस्टिकल आइटम है जो तुम्हारे रिक्वेस्ट को सूट करता है, बस प्रॉब्लम यह है कि उस मिस्टिकल आइटम में ना नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। अब क्लाइन यहाँ किस मिस्टिकल आइटम की बात कर रहा है? ऑफ कोर्स वर्ड ऑफ द सी की। याद है ना मिस्टिकल आइटम? नहीं याद है तो साइड इफेक्ट्स याद दिला देता हूं आपको। याद है, गाने की आदत है, ठीक है? दोस्त दुश्मन कुछ नहीं देखेगा, गाना शुरू करेगा, देन विल्डर जो है उसको ट्रिप करेगा, या फिर बिजली गिरा सकता है, उसकी भी प्रोबेबिलिटी काइंड ऑफ बढ़ जाएगी। और क्लाइन इसे वर्ड ऑफ सी को तभी यूज करता था जब वो ग्रे फॉग के ऊपर वर्ड ऑफ सी को एक अच्छा खासा मतलब शांत करा के सबक सिखा के रखता था, है कि नहीं? या फिर विनर इनूनी को इसे विल्ड करने देता था, क्योंकि इनूनी लकी है, बच जाएगा इन चीजों से। ऐसे भी मैरियनेट है तो गिर भी गया कुछ बिजली तो ठीक है भाई। तो बेसिकली क्लाइन वर्ड ऑफ सी के फ्लॉज को एक ऐसी चीज में बदल दिया था जो कि उसकी मदद ही काइंड ऑफ करता था। बट क्या लेनर्ड ऐसा कर पाएगा? कह नहीं सकते। वैसे लेनर्ड के पास सीक्वेंस 1 का मोरोडप पाथवे का एक बुड्ढा बैठा रहता है, पहले ज़ोरोआस्ट, शायद उसके पास इसके फ्लॉज को ओवरकम करने का कुछ तरीका होगा। तो इसीलिए यहाँ पूछ दिया वर्ल्ड की चाहिए तो ये ले सकते हो, क्योंकि लेनर्ड शायद ले इस चीज को, क्योंकि लेनर्ड के पास बुड्ढा है ना, बुड्ढा उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो हम इस बारे में पूछ दिया गेडमैन स्पैरो यानी कि अपना वर्ल्ड, एंड लेनर्ड बोला कि ठीक है, इसके बारे में मुझे बताओ, मैं सुनूंगा फिर डिसीजन लूंगा। तो गेडमैन स्पैरो भी पूरा बता देता है लेनर्ड को कि ठीक है, ये चीज है, इसमें वीकनेस है, ये इसका खासियत है, एवरीथिंग। एंड जैसा एक्सपेक्टेड था लेनर्ड से, वो कहता है कि मैं 1 वीक सोच के बताऊंगा। अरे तू नहीं सोचेगा तो बुड्ढे से जाके पूछेगा, मुझे भी पता है। वैसे अगर देखा जाए तो वॉल्यूम 1 से लेके अभी वॉल्यूम 5 चल रहा है, राइट? और अभी तक क्लाइन काफी सारे आइटम्स को कलेक्ट कर चुका है। कभी सोचो इस बात को, मतलब काइंड ऑफ वेयर हाउस उसका भर चुका है। तो एक बार नहीं होता वेयर हाउस सेल ही कर दिया जाए, सारे आइटम्स को निकाला जाए, क्योंकि ऐसे बहुत आइटम्स है जो कि क्लाइन एक टाइम पे कलेक्ट किया था, यूज होता था, बट अब क्लाइन डेमीगॉड है, यूज होता नहीं है उस आइटम का। चलो शुरू करते हैं क्रीपिंग हंगर के साथ। नहीं, क्रीपिंग हंगर काम की चीज है कि नहीं? क्लाइन इसे ट्रैवलिंग करता है, प्लस इस पॉइंट पे ये एक सीक्वेंस 4 के सेंट तक को ग्रेज कर सकता है। तो क्रीपिंग हंगर के अंदर फ्यूचर ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नहीं बेच सकते। मेंशन कि इसके अंदर काफी सारे बियॉन्डर्स की पावर होती है, कॉम्बिनेशन काफी सॉलिड बनता है। देन क्लाइन के पास डेथ नील वाला गन है, याद है?
उसका अब उतना वैल्यू नहीं रहा, क्योंकि जब से क्लाइंट डेमिगॉड बना है ना, तो उसका जो एयर कैनन है वही काफी हद तक लीथल हो चुका है। बट डेथ नील का कई सारा मोड्स होता है, राइट? तो उसका जो लीथल अटैक मोड है वो अब भी क्लाइंट के एयर कैनन से ज्यादा इफेक्टिव है। सीक्वेंस 4 पर तो ये अभी भी यूज हो सकता है, हाँ, इसमें भी ग्रोथ पोटेंशियल है, हम कह सकते हैं। और सोच के देखो, अगर क्लाइंट को इस पॉइंट पे कुछ पावरफुल बुलेट्स मिल जाते हैं तो हाँ, वो डेथ नील में इसका इस्तेमाल कर सकता है कुछ बहुत ही टेरिफाइंग इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। प्रॉब्लम बस ये थी कि इतनी पावरफुल बुलेट्स हाई लेवल चैम्प्स के बराबर होती हैं, जो कि इतने इजीली मिलते नहीं, कहीं गिरे हुए मिल नहीं जाएंगे, तुम्हें बनाना पड़ेगा एकदम एक्सक्लूसिवली। अगर वो खुद मटेरियल ढूंढकर बनाने की कोशिश भी करे तो किसी हाई लेवल एग्जिस्टेंस से प्रे करते वक्त सक्सेस चांसेस और बैकलैश का रिस्क भी कंसीडर करना होगा। समझते हो ना कैसे प्रे करना पड़ता है, तभी बनता है ये सब चीज। इस एस्पेक्ट पर क्लाइंट ने कुछ प्लान्स बनाया, मतलब गॉडेस से प्रे कर सकते हैं, ठीक है, या फिर स्नेक ऑफ मरकरी है, विल ऑसेप्टिन अपना, उससे भी हेल्प ले सकते हैं, या लेनर्ड के थ्रू पैलेस ज़ोरोआस्ट की हेल्प ले सकता है, या ग्रे फॉग के ऊपर वाले मिस्टीरियस स्पेस की पावर्स यूज कर सकता है इस तरह के कुछ बुलेट्स बनाने के लिए। एंड क्योंकि अब लेनर्ड उसका दोस्त बन चुका है, तो किसी मिशन के बहाने लेनर्ड को टिंजन भेज के 3-0782 याद है कि नहीं, फर्स्ट बुक में म्यूटेटेड सन सेक्रेड एम्बलम, जिसके अंदर इटर्नल ब्लेजिंग सन का खून था, डिवाइन खून, उससे पावर स्टील की जा सकती है। अब तो लेनर्ड भी अपना दोस्त है, कर भी देगा ये काम, है कि नहीं? उससे बनेगा फ्लेयरिंग सन बुलेट। तो पॉइंट ये है कि उस बुलेट से इविल क्रीचर्स को खत्म किया जा सकता है। एंड ओवरऑल पॉइंट ये है कि इस गन का अभी भी यूज है, डेथ नील को बेचना नहीं है। अगर अच्छी खासी बुलेट्स मिल सकती है तो इस गन से काफी अच्छा इफेक्ट क्रिएट किया जा सकता है। अब मैं तो आपको कुछ बुलेट्स बताया ऐसे बन सकते हैं, आप तो और भी सोच रहे होगे, मुझे पता है आप सोच रहे होगे एमोन के वर्म ऑफ टाइम से लक सिफॉन चार्म जैसा कुछ बुलेट बना देंगे, या फिर इनका भी तो वर्म ऑफ स्पिरिट रहता है ना, उससे किसी तरह का बियॉन्डर बुलेट बन जाए। अब ये सब कैसे होता है वो तो पैलेस ज़ोरोआस्ट से पूछ लिया जाएगा। पॉइंट इज बुलेट्स बन सकते हैं ढेर सारे, ठीक है। अब इस पॉइंट को और मैं नहीं खींचूंगा, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे बढ़ के हमें बात करने हैं ना कुछ दूसरे आइटम्स के बारे में जो कि क्लाइंट के पास है, जो कि शायद वो बेच सकता है। अब बाकी जो दो अभी हम लोग बात किए वो तो नहीं बेचना, क्रीपिंग हंगर एंड डेथ नील। तो तीसरा आइटम जो क्लाइंट के दिमाग में आता है वो है सन ब्रूच। सन ब्रूच एक्चुअली में क्लाइंट बेच सकता है, बट द प्रॉब्लम इज कि सन ब्रूच काफी यूनिक सी चीज है, ठीक है। इसकी जो पावर है वो वैसा कोई आइटम क्लाइंट के पास नहीं, क्लाइंट के पास ऐसी कुछ पावर है। भले क्लाइंट स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को कंट्रोल करके इविल स्पिरिट से डील कर सकता है, बट मतलब उसमें क्लाइंट थोड़ा बिजी हो जाएगा ना। सन ब्रूच बहुत इजी रहता है, ठीक है, पहन लो, इविल स्पिरिट से डील हो जाएगा। प्लस क्लाइंट कभी कभी इसे डैनिट्स को भी देता है, मतलब उधार पे कि भाई तू यूज कर ले। तो नहीं, सन ब्रूच नहीं बेचना। चलो अगले आइटम पे आते हैं। अगला आइटम है फ्लावर ऑफ ब्लड। इसे क्लाइंट सेल नहीं कर सकता। टैरो क्लब में कोई अरोरा ऑर्डर मेंबर नहीं है, तो इसको सेल करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। तो क्लाइंट का जो मैरिनेट है वही से यूज करेगा, क्योंकि एक एडिशनल लाइफ मतलब एक एक्स्ट्रा होप, है कि नहीं। चलो अगला आइटम क्या है, ग्रीन एसेंस। हाँ, इसे बेच सकते हैं, ठीक है। मतलब अभी क्लाइंट अपना जो एलिमेंट्स है क्लाइंट का वो ऑलरेडी वो ट्रांसफर कर सकता है, और क्रीपिंग हंगर में भी एक डॉक्टर ग्रेज्ड है, तो क्लाइंट को अब इस चीज की जरूरत नहीं है, इसे बेचूंगा। चलो एक आइटम आया बेचने के लिए। अगला मरलॉक कफलिंक। इसकी भी कोई जरूरत नहीं है अब क्लाइंट को, ठीक है। अगर क्लाइंट को इसकी पावर्स की सडन नीड हुई तो वो जो है ना ह्यूज फिश में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अब बन गया है डेमिगॉड, ठीक है, पावर्स आ गए ऐसे ऐसे। और लॉन्ग टर्म में ग्रे फॉग के ऊपर जाकर सी गॉड सेप्टर यूज करके क्लाइंट खुद को ऑर्ग्यूमेंट भी कर सकता है, तो हाँ इसे भी बेचते हैं। अगला आइटम ब्रोकन फिंगर। इससे कोई लेना चाहेगा भी या नहीं। वैसे क्लाइंट अभी तक फुली इन्वेस्टिगेट नहीं किया है कि रैट डेमिगॉड सील क्यों हुआ था, तो इट माइट बी ऑफ यूज, तो क्लाइंट इसे अभी नहीं बेचेगा। इस सब के अलावा क्लाइंट के पास एक प्यूरिफाइंग बुलेट है, 6 डीमन हंटिंग बुलेट्स हैं और 2 एग्जॉर्सिज्म बुलेट्स बची हुई हैं, और क्लाइंट इन सबको सोचता है रैंडमली यूज कर लेंगे, सेल करने की कोई जरूरत नहीं। बायोलॉजिकल पॉइजन बॉटल, ये भी तो है क्लाइंट के पास। इसको इतने टाइम से क्लाइंट बेच नहीं पाया, बहुत पहले से बेचने की कोशिश कर रहा है। फिर ब्लैथरर्स ऑरा, इसे चार्म्स या बुलेट्स बनाने में यूज किया जा सकता है, तो हाँ फिलहाल इसे भी सेल नहीं करना है। बट यहाँ प्रॉब्लम यह है कि क्या क्लाइंट को डार्क साइड ऑफ द यूनिवर्स को प्रे करना पड़ेगा, ये तो क्लाइंट नहीं कर सकता है। दिस ऑप्शन इज ऑफ द लिस्ट, बट फ्यूचर में देखते हैं इसका अगर कुछ और रिप्लेसमेंट प्लान मिल जाए, बट अभी के लिए तो नहीं बेचेंगे। देन एक इंटरोगेटर का बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक है, एक ल्यूनाटिक का बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक है, 15 मिलीलीटर 1000 फेस्ड हंटर्स ब्लड है, 40 ग्राम स्प्रिट वर्ल्ड प्लंडरर पाउडर है, और 6 विंग्ड गार्गोइल की एक आई बॉल भी है, ठीक है। और इन चीजों की टैरो क्लब मेंबर्स को तो जरूरत नहीं है, शायद बाहर कहीं बेच दे, ठीक है, या सी गॉड के बिलीवर्स या रोस्टेड आर्कियोलॉजी के रेजिस्टेंस को रिवॉर्ड में दे दूंगा मैं, ये सब अभी बेचूंगा नहीं, ऐसा क्लाइंट सोचता है। अब जैसे ही ये सब ख्याल क्लाइंट के दिमाग में आए, क्लाइंट जल्दी से सोचता है कि देखो मेरे पास कुछ डेमिगॉड लेवल के आइटम्स भी हैं, जैसे सी गॉड सेप्टर, ग्रोजिल्स ट्रैवल, जायंट किंग्स कोट का की, इन सबको तो सेल करने का पॉइंट भी नहीं बनता है, सोच भी नहीं सकता क्लाइंट। तो क्लाइंट सोचता है ओवरऑल 2 ही आइटम निकला, तो गेडमैन स्पैरो द वर्ल्ड के आवाज में क्लाइंट बोलता है
मेरे पास 2 मिस्टिकल आइटम है बेचने के लिए, दोनों रिलेटिवली लो लेवल के हैं, बट चाहिए किसी को तो बताओ। एंड इसमें कैटलिया वाज लाइक कि लो लेवल आइटम का कुछ मतलब नहीं होता, आइटम भले लो हो लेकिन उसका काम हाई हो सकता है, ठीक है। तो आप प्लीज बताइए आपके पास कौन सा 2 आइटम है। तो क्लाइंट बोलता है मेरे पास 2 आइटम है, एक है मर्लॉक कफलिंक और दूसरा है ग्रीन एसेंस। मर्लॉक कफलिंक 500 में बेचूंगा, ग्रीन एसेंस 1000 में, लेना है तो लो वरना निकलो। एंड ऑड्री वाज लाइक मर्लॉक कफलिंक मेरा, मैं लूंगी। और ऑड्री बोल दी मैं लूंगी तो कोई और हिम्मत भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई बोलेगा मैं भी लूंगा तो ऑड्री बोलेगी तो 500 में 5000 देगी इसके लिए। तो ऑड्री से आप पैसे में कंपीट नहीं कर सकते। ऑड्री बोली उसका तो उसका दे दिया जाए उसको। और ऑड्री ली तो सही भी की है, ऑड्री को लिटरली स्विम करना भी नहीं आता है, तो ये चीज काम की है उसके लिए। और इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी आप सबको पता है बहुत कम है, कुछ खास है नहीं, सो इट्स गुड। नाउ जहां तक बात ग्रीन एसेंस की है, तो एल्गड इसे खरीद लेता है, तो तुरंत ये दोनों सामान बिक गया। चलो अब ऐसे ही मेरा कैमरा भी जो बन के आएगा, मेरे को खबर मिली है अभी कि कैमरा बन जाएगा रास्ते में, तो बन के आएगा कैमरा, तो वो भी ऐसे ही बढ़िया प्राइस पे बिक जाए फटाफट, तो मजा ही आ जाए मार्केट प्लेस पे, है कि नहीं। जो भी हो, ट्रांजैक्शन सेक्शन हो चुका है खत्म, अब होगी मुद्दे की बात। तो सबसे पहले अपना प्यारा सैंग्विन बोलता है कि देखिए मिस फॉर्स, आपसे माफी मांगना मैं चाहता हूँ। ऑफ कोर्स उसको मिस फॉर्स नहीं कहेगा, वो जो यहाँ नाम है वो कहेगा मैं मिस फॉर्स कह रहा हूँ। और किस बात की माफी मांग रहा है सैंग्विन? देखो भैया, फॉर्स को बताया था ना डेलेड फॉरेस्ट के कासल में जाओ, वहां पे तो ये काइंड ऑफ गलत इन्फो मिल गया था, तो क्लाइंट इसके लिए, क्लाइंट बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, सैंग्विन इसके लिए माफी मांगता है, कहता है कि ये एक्चुअली मेरे लिए काइंड ऑफ एक टेस्ट रखा गया था और कासल के अंदर डेंजर है, ये इन्फो मुझसे छिपाई गई। तो आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपको इस तरह का इंटेल दिया, उसके मैंने 300 पाउंड्स आपसे लिए थे, वो मैं आपको वापस कर दूंगा। इनफैक्ट आपको कॉम्पनसेशन के लिए 300 एक्स्ट्रा पाउंड्स दूंगा, और जो सैंग्विन मुझे छल किया है, ठीक है, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम हुई, उसको मैं पनिशमेंट भी दूंगा, ठीक है। और भी सोचती है ठीक है, मेरे को तो 300 देता उतना ही काफी था, बट चलो 300 के बदले 600 मिल रहा है पनिशमेंट भी, तो आई एम ओके विद इट। और देखा जाए तो मिस्टर मून थोड़ा बेवकूफ सा लगता है, बहुत प्राउड सा, लेकिन राइटियस भी है बंदा, है। गलत अगर उसके हाथों किसी का हुआ है तो वो मतलब एक्सेप्ट करता है बात को और फिर बदला भी लेगा। अब फोर्स यहाँ सोचती है कि अगर वो एंशिएंट अबैंडन्ड कासल सैंग्विन का टेस्ट था, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि शाओ और वो खुद सैंग्विन के टारगेट बन गए थे? टाउन के इनका बॉस एंशिएंट अबैंडन्ड कासल के बारे में जानता था, क्या वो भेस बदले हुए एक सैंग्विन था? नहीं, ये सही बात लग नहीं रही। बहुत सारे लोकल्स इस बारे में जानते थे, लेकिन वो जगह बहुत दूर थी और अंदर कोई वैल्यूएबल चीज नहीं बची थी, इसलिए जब तक कोई हंटिंग के लिए ना निकले, लोग आमतौर पर उस डायरेक्शन में नहीं जाते थे। तो अगर एंशिएंट अबैंडन्ड कासल इतना खतरनाक होता, तो जो लोग वहां बारिश से बचने के लिए शेल्टर लेते हैं, वो बिल्कुल ठीक क्यों हैं? वो तो बस उसे क्रीपी और थोड़ा डर लगने वाला ही डिस्क्राइब करते हैं, राइट? इसका मतलब यह है कि सैंग्विन आमतौर पर उस रास्ते को सील कर देते हैं जो अंडरग्राउंड जाता है। तो क्या उन्होंने इसे टेस्ट के लिए खोल दिया था क्योंकि फोर्स और शाओ जा पाए थे अंदर? इसका मतलब वहां कोई ना कोई मॉनिटरिंग हो रही थी, और क्योंकि एंशिएंट कासल बहुत डेंजरस है, इसलिए मॉनिटरिंग फॉरेस्ट के बाहर से की गई होगी और अंदर से नहीं। ऑफ कोर्स ये तो ऑब्वियस है। तो फोर्स सोचती है कि देखो, शाओ और मैं रास्ता भटक गए थे, तो क्या हम मॉनिटर्स के चक्कर काट कर निकल गए और हमें डिटेक्ट नहीं किया गया? थोड़ा सा फोर्स डरने लगती है कि क्या हम लोग को मॉनिटरिंग किया जा रहा है सैंग्विन की मतलब द्वारा, कुछ तो हो रहा है। बट देन वो सोचती है कि मिस्टर फूल ने इस बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है, तो शायद मॉनिटरिंग हो भी रही होगी, तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सो चिल, क्योंकि मिस्टर फूल को तो पता चल ही जाता है, और जब मैं वापस जाऊंगी ना, तब इस पे ध्यान रखा जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं। अभी के लिए इस टेंशन को निकालो। तो फोर्स ये सब सोच रही होती है, तभी ऑड्री बीच में कहती है कि कैसे पनिश करेंगे आप मिस्टर मून उस सैंग्विन को जिसने आपको धोखा दिया? मून कहता है कि जान नहीं लूंगा मैं, इतना बड़ा गुनाह नहीं था उसका, लेकिन बैकलैंड में एक अर्थ मदर का चर्च है, ठीक है, वहां ले जाके उसको छोड़ दूंगा। उधर सैंग्विन सबके बिलीफ को जो है ना काइंड ऑफ कन्वर्ट कर दिया जाता है और चर्च में काम वाम करवाया जाता है, जो कि अपने एमलिन वाइट के साथ भी हुआ था। अब वही उसका पनिशमेंट होगा उस वाले सैंग्विन का भी। अब ये सुन के लेनर्ड सोच रहा है कि पूरे बैकलैंड में अर्थ मदर का सिर्फ एक ही चर्च है, हार्वेस्ट चर्च, ठीक है। मतलब मैं जो सोचा था कि ये बंदा एमलिन वाइट है, मेरा शक 100% सही था। अब एमलिन वाइट की इस बात को सुन के फोर्स वाज लाइक कि देखो भैया, मैं इतना जानती हूँ कि हार्वेस्ट चर्च के आसपास सैंग्विन लोग जाते भी नहीं उस एरिया में, तो मतलब तुमको जिस सैंग्विन से बदला लेना है, तुम उसको वहां ल्योर करके कैसे लाओगे? एंड सिंस यू आर आल्सो सैंग्विन, तो आप भी नहीं जाते होगे उधर। और इस बात को सुन के एमलिन थोड़ा सा अशेम्ड फील करता है, क्योंकि ये बंदा तो भैया वहां का रेगुलर विजिटर था, विजिटर छोड़ो कन्वर्ट हो रहा है काइंड ऑफ, वहां पे जाके सेवा वेवा करता है। और इसलिए थोड़ा सा हड़बड़ा के एमलिन बोलता है अभी मैंने प्लान नहीं बनाया है कि मैं कैसे उसको ल्योर करके लाऊंगा, बस मेरा ये मकसद है कि कुछ इंटेंस बैटल ना हो जाए हमारे बीच में, ठीक है। और मुझे आपकी अगर हेल्प लगेगी ना मिस फोर्स, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ऑफ कोर्स वो उसको मिस फोर्स नहीं बोलेगा, तो आपके लिए मैं बता रहा हूँ। वैसे हाँ, यहाँ पे सैंग्विन यानी कि अपना एमलिन वाइट क्लियरली कह भी देता है कि देखिए भैया, जो भी हो, हम मिशन साथ में कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक में मैं आपसे मिलूंगा नहीं, मेरे को अपनी आइडेंटिटी बचानी है। ठीक है यार, बचा लेना अपनी आइडेंटिटी, जानने में मेरे को है भी नहीं बहुत ज्यादा कि तू कौन है क्या नहीं। फोर्स सोचती है, बोली नहीं, फोर्स बस ये बोलती है कि पहले तुम ये बता दो कि ये कौन से सीक्वेंस पे है,
ठीक है, प्रिपरेशन करना होगा, है कि नहीं। इस पे एमलिन वाज लाइक कि देखो वो जो बंदा है वो सीक्वेंस 5 आप उसको मान सकती हो और क्वाइट स्किल्ड है क्रिएटिंग इफेक्ट्स ऑफ फुल मून, मतलब वो फुल मून का इफेक्ट क्रिएट कर पाता है और फुल मून ऑफ फॉर्स का क्या नाता है वो आप सब जानते हो। ये सुनते ही फॉर्स वाज लाइक मैं अब इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगी, आई विथड्रॉ माई सेल्फ फ्रॉम इट। तभी शाओ वाज लाइक मैं करेगी पार्टिसिपेट, जस्ट दैट मुझे स्पॉइल्स ऑफ वॉर चाहिए बदले में। शाओ की बात सुन के ऑड्री भी कूदी क्योंकि भैया टैरो क्लब का मिशन एक हो रहा है, सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम भी करेंगे पार्टिसिपेट, है कि नहीं। ऑड्री कहती है कि एज अ हिप्नोटिस्ट मैं जो है ना उसको हिप्नोटाइज कर दूंगी, बस मिस्टर मून आप मेक श्योर करना कि वो हिप्नोटाइज होने से पहले हाफ डेज्ड स्टेट में हो, क्योंकि वो सीक्वेंस 5 का है ना, तो मेरा हिप्नोटिज्म शायद उस पर वर्क ना करे, फेल हो सकता है। तो अगर वो हाफ डेज्ड स्टेट में होगा तो मैं उसको पक्का हिप्नोटाइज कर लूंगी। अब ये सुनकर लिनर्ड भी जोश में आ गया, उसने भी कहा कि देखो भैया हिप्नोटाइज तुम कर दोगी तो उसको हाफ डेज स्टेट में मैं ले आऊंगा, कर दूंगा मैं बेहोश, नाइटमेयर भैया, नींद में सुला दूंगा। तो देख रहे हो एक मिशन के लिए कैसे सब लोग मिल रहे हैं साथ में, टैरो क्लब साथ में मिलकर मिशन करेगा, बहुत मजा आने वाला है मित्रों। एंड शाओ कहती है कि ठीक है आप लोग ये सब काम करोगे तो मैं जो है ना ट्रैकिंग और इंटेल का काम कर दूंगी, मेरा ये स्पेशली मतलब मैं इसमें बहुत स्पेशल हूँ, मैं ट्रैकिंग बढ़िया करती हूँ, बस मिस्टर मून आप मुझे उसका फोटो इन्फो ये सब मेरे को दे देना ताकि मैं उसकी ट्रैकिंग कर सकूँ। मिस्टर मून वाज लाइक ठीक है कर देना, मैं इन्फो दे दूंगा फॉर ट्रैकिंग, बट आप ही लोग सब कुछ कर दोगे तो फिर मेरा काम क्या बचा। इस पे ऑड्री कहती है मिस्टर मून आपका भी काम है, आपको बस ये इंश्योर करना है कि हिप्नोटाइज सैंग्विन कैथीड्रल तक के रास्ते में किसी एक्सीडेंट का शिकार ना हो, क्योंकि अगर वो स्ट्रगल नहीं करेगा आराम से अंदर चला जाएगा तो बेस्ट है, बिना उसके स्ट्रगल किए या किसी के द्वारा बचाए गए, मतलब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, चिल होना चाहिए सब कुछ, आपको ये मेक श्योर करना। अब ये बोलते ही ऑड्री को अचानक प्लान में एक प्रॉब्लम समझ आई और उसने जल्दी से ऐड किया, अगर वो सैंग्विन चर्च ऑफ अर्थ मदर के प्रति बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट हुआ तो हिप्नोटिक इफेक्ट्स उतने इफेक्टिव नहीं रहेंगे, इसलिए मैं इस पॉइंट को अवॉइड करने की कोशिश करूंगी। मैं उसके दिमाग में ये थॉट डाल दूंगी कि वो किसी ऐसे टारगेट को पकड़ने जा रहा है जिसे वो नफरत करता है, ताकि परस्यूट के दौरान उसे पता ही ना चले कि वो इंटेंडेड कैथीड्रल में इंटर कर रहा है। और किसी नफरत करने वाले टारगेट को मतलब डालना है तो आपको ही टारगेट बना दूं क्या, उसके दिमाग में यही बात डाल दूं क्या, क्योंकि अगर मैं ये डाल दूंगी तो मिस्टर मून जी आपको अपनी सेफ्टी इंश्योर करनी होगी, ठीक है, एक डिस्टेंस मेंटेन करना होगा और पकड़ा नहीं जाना होगा, समझ रहे हो, जब तक वो चर्च में एंटर ना कर जाए और वहां पे उतराज के उसको दबोच ले। ये सब सुन के एमलिन वाइट वाज लाइक कि ठीक है कर दूंगा मैं ये सब काम, क्योंकि सोच के देखो अभी एमलिन वाइट ड्यूक ऑल्मर से मिला था राइट, और वो बोले थे कि मैं सीक्वेंस 5 का आर्टिफिशियल वैम्पायर बियॉन्ड अ कैरेक्टरिस्टिक है ना उसकी मेंटल करप्शन को रिमूव कर दूंगा, जिसके बाद एमलिन को बस विस्काउंट बनने के लिए फुल मून का इंतजार करना था, उसका जो रिचुअल है वो पूरा होगा, एमलिन मतलब एडवांस कर जाएगा, इससे वो अर्नेस्ट बॉयर के बराबर आ जाएगा पावर में, तो फिर वो उसको झेल सकता है, उसे भाग सकता है, नो इशू। और एक ही वीक में एमलिन करने वाला एडवांस, तो अपॉर्चुनिटी भी नेक्स्ट वीक ही अवेलेबल है। जब ऐसा होता तो एमलिन को नहीं लगता है कि एंसेस्टर्स रिंग से इक्विप्ड होने के बाद कोई दूसरा विस्काउंट उसका मुकाबला कर पाएगा, इनफैक्ट एमलिन विल बी स्ट्रॉन्गर। अगर फिर भी काम ना बने तो एमलिन जो है ना मिस मैजिशियन की स्पेल बुक उधार ले सकता है, लिमानोस ट्रैवल है ना, भूल गया मैं, बताना कमेंट में सही बोला कि नहीं मैं, क्योंकि उस बुक में बहुत सारी पावर्स रहती हैं, विंड डोमेन की भी पावर्स थी ही उसमें, होंगी ही। तो हाँ एमलिन काफी कॉन्फिडेंट था क्योंकि एक हफ्ते बाद अगर इस मिशन को किया गया, जब वो एडवांस कर चुका है तो इट विल बी इजी फॉर हिम। बट द क्वेश्चन इज कि इतने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं मिशन में, एमलिन सबको क्या पे करेगा, इतना पैसा तो नहीं है एमलिन वाइट के पास, एंड सब लोग कहते हैं कि हम लोग को बस स्पॉइल्स ऑफ द वॉर ही चाहिए और कुछ नहीं, इक्वली हम लोग बांट लेंगे, तो ठीक ये भी अच्छी बात है। तो एवरीवन इज कॉन्फिडेंट कि ये लोग मिलके एक सीक्वेंस 5 के सैंग्विन से बिना लड़े उसको चर्च के अंदर घुसा देंगे, उसको पनिशमेंट दे देंगे। लेकिन एक बात आपने नोटिस किया, यहाँ जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है टैरो क्लब में, एल्गर अपना, ठीक है, वो चुपचाप बैठा है, लेकिन फाइनली वो बोलता है। क्या बोला वो? वेल वो कहता है कि एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होने के नाते मुझे लगता है कि हर चीज को डीपर लेवल पे कंसीडर करना जरूरी है। जब डेलेड फॉरेस्ट का वो अबैंडन्ड एंशिएंट कासल एक टेस्ट था, तो ये ऑब्वियस है कि सैंग्विन एक टेस्ट मतलब नहीं हो सकता क्या? ये भी एक टेस्ट नहीं हो सकता? ऐसा नहीं लगता है तुमको? अब ये बात क्लाइन भी सोच रहा था कि कहीं ये रिवर्स गेम तो यहाँ नहीं चल रहा है, ठीक है, लेकिन क्लाइन बोल नहीं सकता ना एज मिस्टर फूल, वो सोच रहा था वर्ल्ड के थ्रू बोलने का, बट एल्गर अपना बोल दिया, तो वर्ल्ड भी नॉट करता है कि हाँ बात तो सही है इस बंदे का। और ये सुन के सभी प्लान बनाने वाले होश में आए कि कहीं ये रिवर्स ट्रैप या टेस्ट तो नहीं मित्रों। और ऑड्री वाज लाइक कि भैया मैं तो इतना सोच ही नहीं, है एल्गर सही में बहुत सोचता है। फिर लेकिन लिनर्ड भी सोच रहा है कि भाई मैं भी इतना नहीं सोचा, मेरे को तो ऑफिशियल बियॉन्डर हूं, मेरे को तो ये सब ध्यान रखना चाहिए। इस पॉइंट पे ऑड्री कहती है एल्गर से कि ठीक है अगर ऐसा है तो फिर हम बदला ही ना ले, ऐसे तो कुछ भी हो सकता है, हम कभी किसी से बदला ही नहीं ले पाएंगे। एल्गर वाज लाइक थांबा
बदला लेना है, लेकिन थोड़ा सा संभल के, थोड़ा सा मिस डायरेक्शन करके। कैसे? विल एल्गर कहता है कि सबसे पहले सैंग्विन की इन्वेस्टिगेशन का काम बैकलैंड के बाउंटी हंटर्स को दे दो, उनके एग्जिस्टेंस का यूज करके मिस जजमेंट के एक्शंस को हाइड करो। दूसरा, लोकेशन डिसाइड करते वक्त ट्राई करो कि ये किसी ऑर्थोडॉक्स डीटी की कैथीड्रल के पास हो, ये किसी भी सब्सिक्वेंट डिविनेशंस को इफेक्टिवली डिसरप्ट कर देगा। तीसरा पॉइंट, मिस जस्टिस और बाकी लोगों के एक्शन लेने से पहले तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जो थोड़ा सस्पिशियस हो लेकिन आई कैचिंग ना हो। ऐसा दिखाओ कि तुम कहीं और रिवेंज लेने वाले हो, ताकि सीक्रेट मॉनिटर की आईबॉल्स को वहां से अट्रैक्ट करके हटा सको। इस तरह डिजायर्ड अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी। और हाँ, ये पहले पॉइंट के साथ कंबाइंड है। नाउ चौथा, सैंग्विन के सक्सेसफुली हिप्नोटाइज होने के बाद ही तुम बेट बनो, ठीक है? और ये बोलने के बाद एल्गर थोड़ा सा रुकता है, फिर कहता है कि अगर इसमें डेमिगॉड लेवल पर एंटी डिविनेशन और एंटी प्रोफेसी का एडिशन हो तो ये पूरा मैटर फ्लॉलेस होगा। ऑफ कोर्स मिस जस्टिस मिस्टर स्टार कॉर्पोरेशन के दौरान आपको डिस्गाइज रहना होगा बिना कोई ट्रेसेस छोड़े। अब ये सब एल्गर का प्लानिंग सुन के सब मेंबर्स हैरान परेशान हो गए और सब सोच रहे भाई ये बंदा कुछ तो है। मतलब मानना पड़ेगा कि इस टैरो क्लब के अंदर मिस्टर फूल को हटा दिया जाए तो सबसे दिमाग जो लगाता है, प्लानिंग करता है ना, वो एल्गर ही है। एवरीवन इज इम्प्रेस्ड बाय एल्गर, खास करके अपना डेरिक, क्योंकि वो तो किसी चीज में पार्टिसिपेट कर नहीं रहा। वो तो ऐसे ही एल्गर को भगवान मानता है और अब सोच रहा है कि ये हैंग्ड मैन ये असली आदमी है, क्या दिमाग लगाता है। लिटरली रिस्पेक्ट है। और ऑड्री यहाँ क्योंकि स्पेक्टेटर है, वो पढ़ लेती है हैंग्ड मैन के मन की बात। एक्चुअली क्या है ना, एल्गर को थोड़ा सा लो फील हो रहा था कि जब से कैट लिया और बाकी लोग ज्वाइन किए ना, तो मैं कुछ अब मैं अपना रोला नहीं जमा पा रहा, तो इसलिए एल्गर अपना दिमाग लगा के ऐसे ही बात बोलता है ना कि अब उसका रोला जम गया है। अरे एल्गर भैया, इतना इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है, आप हैं स्मार्ट, हम सबको पता है। हाँ, एल्गर की बात सुन के एमलिन सोचता और कहता है कि मतलब तुम कहना चाहते हो कि मुझे एक सुपरफिशियल फॉर्म ऑफ पनिशमेंट यूज करनी चाहिए ताकि मिस जस्टिस और मिस्टर स्टार के सीक्रेट ऑपरेशन को छुपा सकूं। ये ऐसा है जैसा मैं दिखाऊंगा कि टारगेट के कॉफी शॉप से निकलने के बाद मैं स्क्वाड के एक पर्टिकुलर कॉर्नर में एक्शन लूंगा, सारी अटेंशन अट्रैक्ट कर लूंगा, लेकिन असल में मिस जस्टिस और कंपनी तब तक कॉफी शॉप के अंदर ही हिप्नोसिस कंप्लीट कर चुके होंगे। मतलब लगेगा एक्शन वहां होगा, एक्शन इधर कर देंगे हम, ठीक है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। एंड एल्गर वाज लाइक एग्जैक्टली यही मेरा प्लान है। अब ये सब सुन के ऑड्री तक ऑ में थी, वो भी कहती है कि यार मिस्टर हैंगमैन वाकई एक एक्सपीरियंस बियॉन्डर है। ऑड्री भी कुछ तो सीखी है इस टाइम पे। बस प्रॉब्लम ये है कि हमें डेमिगॉड लेवल पे एंटी डिविनेशन और एंटी प्रोफेसी इफेक्ट्स वाला आइटम या चार्म कहाँ मिलेगा? वेल, जो भी टैरो क्लब में पहले से हैं उन सबको पता है कि टैरो क्लब में एंटी प्रोफेसी और एंटी डिविनेशन देने के लिए मिस्टर फूल बैठे हुए हैं, ठीक है, उनका विंग्ड एंजल आता है। लेकिन लेनर्ड को ये बात नहीं पता है ना, लेनर्ड दूसरे की सोच रहा था। लेनर्ड अपना तो सोचता है कि मेरे तो बुड्ढे ग्रैंडपा मेरे को बचा ही लेंगे, बाकियों का क्या। इसमें फोर्स वाज लाइक उसकी चिंता नहीं है। और जहां तक बात मेरे लेमानोस ट्रैवल किताब की है ना, वही नाम है ना किताब का, हाँ वही नाम है, तो वो तो मैं उधार दे सकती हूँ। और उस पे एंजल्स एम्ब्रेस है। एंजल्स एम्ब्रेस मतलब जो अपने मिस्टर फूल का एंजल वाला पावर है, रिकॉर्डेड है। और ये देने के बदले मैं पैसा नहीं लूंगी लेमानोस ट्रैवल का, मुझे भी स्पॉइल्स ऑफ वॉर का एक हिस्सा दे देना। अब ये कहते हुए जो है ना, फोर्स चोरी छुपे गिरमिन स्पैरो को देखती है, वो शांत है तो वो सांस लेती है चैन की। क्यों? क्योंकि गिरमिन स्पैरो ये पावर रिकॉर्ड किया था उसके अंदर, तो उसका खतरनाक पावर को यूज कर लेना ऐसे ही और उसको कुछ देना भी नहीं, तो देख ले चिल तो है ना बंदा, वरना पता नहीं कब उसका दिमाग सटक जाए। गिरमिन स्पैरो एक्चुअली अच्छा आदमी है, आप मत डरो फोर्स इतना। वैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, पेपर फिगरीन का, जादू की झप्पी, 12 विंग्ड एंजल का, बड़ा गंदा सा नाम है। ये देखो फोर्स कितना अच्छा नाम बोलिए, एंजल्स एम्ब्रेस। अब से हम भी यही बोलेंगे, ठीक है? तो जब भी मैं बोलूं एंजल्स एम्ब्रेस तो समझ जाना एंटी डिविनेशन एंटी ट्रैकिंग वाला वो जो एंजल आता है ना 12 विंग का, जो कि आपको हग्गी दे देता है, हाँ वही चीज जो कि पेपर फिगरीन और क्या कहते हैं ब्लास्फेमी कार्ड सब लगा के क्लाइन बनाता है। बढ़िया नाम है, नहीं तो पेपर एंजल, पेपर फिगरीन अच्छा नहीं है। एंजल्स एम्ब्रेस सुनने में भी क्लासी लगता है। हाँ, फाइनली डन है प्लान, यही करना है हम लोगों को। एंड देखते हैं कि इनका टैरो क्लब के मेंबर्स का पहला जो ये एक मिशन होगा वो कैसा जाता है। चलो ये बात तो खत्म हो गई, अब बात आती है ऑड्री की। और ऑड्री कहती है कि मैं मिली हुइन रैम्बिस से, जो कि साइकोलॉजी अल्केमिस्ट का काउंसलर है। अब ये सुनते कोई रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ हुइन रैम्बिस की बात होती रहती है, साइकोलॉजी अल्केमिस्ट की बात होती रहती है। रिएक्ट किया सिर्फ लेनर्ड मिचेल, क्योंकि वो ऑफिशियल बियॉन्डर है ना। साइकोलॉजी अल्केमिस्ट जब इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका काउंसलर का पता चल गया, अभी जाके उसको अरेस्ट करवाते हैं इन्फॉर्म करके चर्च को, ऐसा सोचने लगा लेनर्ड। लेकिन थांबा लेनर्ड, ये टैरो क्लब मीटिंग है, ये आपकी चर्च नहीं है, ठीक है? आप होंगे रेड ग्लोव्स या नाइट हॉक्स, यहाँ पे आप एक सिंपल मेंबर हैं, स्टार हैं आप। और लेनर्ड देखता भी है कि मैं थोड़ा हाइपर हो गया, लेकिन आसपास सब चिल है। मतलब यहाँ ये सब छोटी मोटी बात होती रहती है बात, इन लोगों के लिए छोटी मोटी है, मेरे लिए तो बड़ी बात है, मैं ही यहाँ का नूब हूँ। फिर ऑड्री बताती है कि कैसे हुइन रैम्बिस उसके ऊपर माइंड गेम्स खेला, मतलब ऑड्री को काइंड ऑफ क्यों कर दिया था, ताकि ऑड्री डिफरेंट नोबेल्स के बारे में उसको रिपोर्ट करे। मतलब ऑड्री ये नहीं बताई कि अपने पिता के बारे में ही, वरना ऑड्री का ही जो आइडेंटिटी है वो खुल जाता, राइट? सीधे बोले कि डिफरेंट जो हायर नोबेल्स हैं उनका इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए मुझे क्यों करने की कोशिश किया। वो तो मिस्टर फूल के एंजल का ब्लेसिंग,
एंजल्स एम्ब्रेस था मेरे पास, है कि नहीं, तो क्यों वैसा कुछ खास काम किया नहीं। तो अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। अब ये सुनकर लेनर्ड सोच रहा है कि एक मिनट, मिस्टर फूल के पास एंजल भी है जो कि ब्लेसिंग भी देता है, भैया मुझे भी चाहिए एंजल से ब्लेसिंग। गजब जगह है ये, यहाँ पे हर चीज फ्री में मिलता है, ऐसे एंजल्स ब्लेसिंग जैसी बड़ी बड़ी चीजें। वहीं शाओ सोच रही है कि एक मिनट, ये जो अभी मिस जस्टिस बातें बोली है, इससे मुझे लगता है कि ये है ऑड्री हॉल, ठीक है, वही कनेक्टेड है ह्विन रैम्बिस से। मैं समझ गई, ये ऑड्री हॉल है, ऑड्री फॉर, सब जान पहचान वाले इधर थे, मैं ही सबसे लेट आई। जो भी हो, इन बातों को हटाते हैं। एल्गर यहाँ कहता है कि ऑड्री जो है ना, इस बात से टेंशन ना ले, क्योंकि एल्गर कह रहा है, एल्गर कह रहा है कुछ सोच के ही कह रहा होगा। तो क्या सोच रहा है एल्गर? वेल, एल्गर ये सोच रहा था, जो कि एल्गर कहता भी है, कि देखो नोबेल्स जो होते हैं किसी भी कंट्री के, जो हाई स्टैंडिंग पीपल होते हैं, भले ही वो बियॉन्डर्स ना हो, लेकिन उनको यूजुअली चर्च का प्रोटेक्शन रहता है। तो नोबेल्स को मारना या हिप्नोटाइज करना आसान नहीं, ठीक है। अगर आसान होता ना, तो देश के जितने नोबेल्स हैं और चर्चेज हैं वो रूल नहीं कर रहे होते, ऐसे ही साइकोलॉजी एल्केमिस्ट के लोग रूल कर रहे होते, सबको हिप्नोटाइज करके सबका पैसा छीन लेते, सबका बिजनेस छीन लेते। इसलिए ह्विन रैम्बिस ऑड्री को क्यों किया? ताकि वो खुद इस सब से दूर रह सके, वो खुद से एक्शन ले नहीं सकता, और इसलिए वो ऑड्री की जगह इंपॉर्टेंट चीजों से मतलब इंफॉर्मेशन निकालना चाहता है, सब चीजों से वाकिफ रहना चाहता है। कभी मौका मिला तो एक्शन लेगा और फंसेगा भी नहीं, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो ऑड्री लीक कर रही थी। अब रही बात की ऑड्री भी तो नोबेल है, उसके ऊपर फिर वो कैसे क्यों कर पाया? तो ऑड्री अभी बहुत यंग है, ठीक है, और वो पॉलिटिक्स में एक्टिवली एंटर भी नहीं की है, तो इसलिए चर्चेस जो है ना, वो ऑड्री को भी ऐसा मॉनिटर नहीं कर रहे होंगे, ना ही उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो ऐसा कर पाया, इसलिए वो ऑड्री को चुना भी। इन शॉर्ट, ह्विन रैम्बिस खुद दूर से काम कर रहा है, और क्योंकि वो जानता है कि सिचुएशन ऐसा है कि वो एक्शन ले नहीं सकता, और ऑड्री से ही लेवाने का एक्शन कोशिश में है। बट सिंस ऑड्री क्यों हुई नहीं, थैंक्स टू मिस्टर फूल, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। देख रहे हो एल्गर का दिमाग, ये एल्गर आज अपना रोला जमा दिया है क्लब में, जो भी तुम है कि वी ऑल कैन अग्री कि एल्गर स्टैरो क्लब में स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर नहीं है व्हेन इट कम्स टू फाइटिंग, क्योंकि उसे काफी स्ट्रॉन्ग लोग हैं। लेकिन मिस्टर फूल को अगर हटा दिया जाए तो वो सर्टेनली स्मार्टेस्ट मेंबर है। जो भी हो, ऑड्री यहाँ एल्गर की बात सुनती है और वो बोलती है कि एक मिनट, चर्च हम नोबेल्स पे सर्विलेंस रखती है। ऑड्री थोड़ा डर गई एंड एल्गर वाज लाइक यस ऑफ कोर्स रखती है सर्विलेंस। एंड देखा जाए तो लियोन जो किंगडम है उसमें 3 चर्चेस है, राइट। तो वो अगर अपना धर्म का प्रचार नहीं करती है, ठीक है, उनके जो इंपॉर्टेंट फॉलोअर्स है, इंपॉर्टेंट नोबेल्स हैं, उनको सेफ नहीं रखेगी, तो मान के चलो कोई एक चर्च का एक इंपॉर्टेंट नोबेल है, वही खत्म हो गया, तो जो आम लोग हैं उस चर्च में बिलीव करते हैं, वो तो बिलीव ही छोड़ देंगे, चर्च को छोड़ के दूसरे चर्च के मेंबर बन जाएंगे, राइट। तो चर्च के लिए भी नोबेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो लोग उनको बचाते हैं अच्छे से। एंड ऑड्री को कहता है अगर तुम मत डरो, तुम यंग थी, तुम पे अभी नजर नहीं होगी उनकी, जल्द ही होगी, लेकिन बट हाँ उनकी जनरल नजर रहती है। अगर उनको तुम पे शक हुआ ना, तो फिर वो तुम्हारी तहकीकात कर सकते हैं। एंड जैसा ह्विन रैम्बिस तुम्हारे साथ किया था क्यू डालना, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता तो हाँ तुम कुछ फिर गलत कदम उठा सकती थी और तुम फंस सकती थी, या फिर वो लोग पकड़ लेते चर्च वाले कि तुम्हारे साथ कुछ गलत है। बट सिंस यू आर मतलब ओके, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चिल। एल्गर बस ऑड्री को ये सलाह देता है कि ह्विन रैम्बिस से कांटेक्ट में रहो, उसको आलतू फालतू जो एकदम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है अब वो सब फीड करते रहो और उससे इंपॉर्टेंट सामान लेते रहो, जैसे कि अपना पोशन फॉर्मूला, कोई बियॉन्ड इंग्रेडिएंट मिल जाए तो वो भी अच्छा, अब पोशन ही मिल जाए तो सबसे अच्छा। बस ये जब तुम गेम खेल रही होगी ना, थोड़ा ध्यान देना, उसको तुम पे शक ना हो जाए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि वो भी स्पेक्टेटर पाथवे से है, दे आर वेरी स्मार्ट। क्योंकि अगर उसे शक हो गया ना, तो तुमको खत्म करने में वो रुकेगा नहीं, ठीक है, तुम्हारा हाल भी ड्यूक नीगन वाला हो जाएगा। हाँ, तुम्हारे जो कोई फैमिली में नोबेल होगा उस तक नहीं पहुंच सकता है, बट तुम तक पहुंच सकता है। अब ये सब बात क्लाइंट भी सुन रहा है और वो मिस्टर वर्ल्ड से बीच में ऐड करवाता है कि अगर समय आने पे ह्विन रैम्बिस को मारना हो ना, तो उसके भाग्य में वो भी मैं लिख दूंगा, खत्म कर दूंगा उसे। और अगर ह्विन रैम्बिस मर गया तो मिस जस्टिस आप पे कोई शक भी नहीं करेगा। अभी ये सुन के ऑड्री वाज लाइक चिल, क्योंकि मिस्टर वर्ल्ड इज प्लानिंग कि वो ह्विन रैम्बिस को निपटा देंगे, क्योंकि बिना मिस्टर वर्ल्ड प्लान किए ऐसे बात बोल नहीं सकते। तो जब मिस्टर वर्ल्ड ही ह्विन रैम्बिस को निपटाने का सोच रहे हैं, तो अब ऑड्री को टेंशन नहीं है, अब मैं आराम से डबल गेम खेलूंगी, ठीक है, और जब मौका मिलेगा ना, इस ह्विन रैम्बिस को ही निपटा दूंगी मिस्टर वर्ल्ड के द्वारा। वैसे ऑड्री को ये किलिंग विलिंग वाली बात बहुत अजीब लगती है, वो कड़ी नहीं है ना, नोबेल फैमिली से है, बट हाँ टैरो क्लब के लिए कुछ भी। वहीं लेनर्ड सोच रहा है कि साला ये क्लाइंट बहुत बॉम्बास्टिक आदमी है भाई, एमोन के अवतार को निपटा देंगे, ह्विन रैम्बिस को निपटा देंगे, भैया जो इसके सामने आता है बोलता है निपटा देंगे इसको। टिंजन में जब था बेचारा सीक्वेंस 9 सीयर बड़ा क्यूट सा बंदा था, एकदम यस सर नो सर इतने पे रहता था। अब देखो जिसकी बात बोलो बोलता है निपटा देंगे, डेमी गॉड है मार देंगे।
देख लेंगे भाई, गजब हो गया, बम्बास्टिक आदमी है। खैर, तो इस सब बात के बाद वर्ल्ड कहता है तो अपना क्लाइंट मोरेटी कि मुझे स्टार से प्राइवेटली बात करनी है। इस बारे में ऑफ कोर्स ये लोग एमॉन के बारे में ही बात करने वाले हैं, क्योंकि एमॉन वाली बात क्लाइंट सबके साथ शेयर करना नहीं चाहता था। जब लेनर्ड प्राइवेट कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी पे थोड़ा इमोशनल फील कर रहा था, तब उसने क्लाइंट को पहले ज़ोरोआस्ट्र के रिप्लाई के मेन पॉइंट्स बताए। इसमें वर्म ऑफ टाइम बियॉन्ड द कैरेक्टरिस्टिक के लॉस वाली प्रॉब्लम भी शामिल थी। मतलब जो पहले ज़ोरोआस्ट्र बोला था मतलब लेनर्ड को, वो सब क्लाइंट को वो बताया। इससे क्लाइंट को अचानक रियलाइजेशन हुआ कि वो अपने वर्म ऑफ स्पिरिट का यूज करके चार्म्स और बुलेट्स कैसे बना सकता है। कुछ मैगेट्स को स्प्लिट करके किल कर दो, जब उनके अंदर की कैरेक्टरिस्टिक वापस मेरी बॉडी में रिटर्न होगी तो जो मटेरियल बचेगा उसे वर्म ऑफ टाइम की तरह यूज किया जा सकता है। बस यहाँ प्रॉब्लम एक है, वर्म ऑफ स्पिरिट को किल करने से क्लाइंट को खुद को कुछ लेवल का डैमेज होता है। आखिरकार हर वर्म ऑफ स्पिरिट में क्लाइंट की स्पिरिट बॉडी का एक पार्ट तो होता है। हाँ, क्लाइंट सोचता है कि मुझे हर बार नंबर लिमिट करना पड़ेगा, जब मैं पूरी तरह रिकवर हो जाऊंगा तभी दोबारा ऐसा कर सकता हूँ। ये सोचते हुए क्लाइंट ने द वर्ल्ड गेटमैन स्पैरो में से रिप्लाई करवाया कि मैं ट्राई करूंगा कंफर्म कर सकूं कि कंसीलमेंट की ब्लेसिंग पॉसिबल है या नहीं, उससे पहले कि मैं तुम्हें कोई आंसर दूं। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो हम डेमिगॉड लेवल पे मॉरडर पाथवे के सील्ड आर्टिफैक्ट्स ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं फेट के ग्राफ्टिंग को आइडेंटिफाई करने के वेज ढूंढने की कोशिश करूंगा। क्लाइंट श्योर नहीं था कि ग्रे फॉग के ऊपर से ऑब्जर्वेशन करने पे वो फेट की मतलब सच्चाई देख पाएगा या नहीं, बिल्कुल वैसे जैसे वो अपने बिलीवर्स को पैसेटाइज होते हुए देख पा रहा था। इसलिए उसने स्नेक ऑफ मर्करी विल ऑसेप्टिन से कांटेक्ट करने के लिए पेपर क्रेन यूज करने का और उनका एक्सपर्ट ओपिनियन लेने का प्लान बनाया। हाँ, इस मीटिंग के बाद क्लाइंट जब भी जाएगा तो विल ऑसेप्टिन से भी एक बार जरूर मिलेगा। तो लेनर्ड भी इस पे ओके कहता है एंड वो बताता है कि अगर मॉरडर पाथवे के डेमिगॉड लेवल सील्ड आर्टिफैक्ट इतने आसान होते ना ढूंढना, तो मेरा जो बुड्ढा है मेरे साथ, ठीक है, अब वो कब का रिकवर हो चुका होता, ठीक है। तो मतलब बोला नहीं है लेनर्ड, सोचा मन में, लेकिन क्लाइंट बोल रहा था ना ये चाहिए आर्टिफैक्ट, तो मन में सोच रहा है इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो क्लाइंट मोरेटी। बस सामने सर हिला दिया, मन में सोच रहा है इजी नहीं है, इजी नहीं है। जो भी हो, ये जो प्राइवेट टॉक थी वो एंड हो जाती है। इस प्राइवेट टॉक के बाद मिस्टर गेटमैन स्पैरो कैटलिया से कहता है कि क्वीन मिस्टिक से मुझे मिलना है, तो प्लीज उनको इन्फॉर्म कर दो। ये सुनकर कैटलिया थोड़ा चौंक जाती है क्योंकि अचानक से ये रिक्वेस्ट आ गया एंड कैटलिया वाज लाइक ठीक है, आई विल ट्राई बट आई कैन नॉट गारंटी कि वो मिलेंगे तुमसे। क्लाइंट कहता है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं उस बारे में। चलो ये बात भी हो गई। अब डेरिक फाइनली बोलता है कि देखो भैया, मुझे बनना है प्रीस्ट ऑफ लाइट, ठीक है, और उससे वो बनने के लिए जो रिचुअल जरूरी है उसके लिए प्योर डार्कनेस चाहिए। देन उसे अपने शरीर को ऐसी आइस में दफनाना होगा जो आमतौर पे पिघलती नहीं है। सिटी ऑफ सिल्वर में ऐसा आइस ढूंढना मुश्किल नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि मतलब वहां पे प्योर डार्कनेस कहां से आए। सिटी ऑफ सिल्वर वैसे प्योर डार्कनेस ही है, लेकिन यहाँ सेफ की भी बात हो रही है ना, वहां सेफ्टी नहीं है। प्योर डार्कनेस में कैसे कैसे क्रीचर्स आते हैं आपको भी पता है। तो डेरिक को प्योर डार्कनेस चाहिए था, लेकिन सेफ इन्वायरमेंट भी चाहिए था। तो ये कैसे क्रिएट किया जाए? वेल, इसका आंसर किसी के पास ठीक ठाक से नहीं था। क्लाइंट भी सोच रहा था क्या जवाब दिया जाए, कहीं मेरे से ना पूछ ले मिस्टर फूल से। मिस्टर फूल क्या जवाब देंगे? आप मिस्टर फूल तो कुछ बहाना मार ही देंगे अरोडेस से, लेकिन क्लाइंट पूछ के बाद में इसका जवाब देगा। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं, एल्गर है ना अपना। एल्गर कहता है कि देखो मैं तुम्हें इसका सोल्यूशन ढूंढ के दूंगा, पर तुम्हें भी कंफर्म करना होगा कि जो मैं सोल्यूशन दे रहा हूं वो तुम कर पाओगे या नहीं, ठीक है। आई विल प्रेजेंट यू सम सोल्यूशन। वहीं कैटलिया का कहना था कि हम लोग इसको एक अलग एंगल से देख सकते हैं। देखो, प्योर डार्कनेस तुम कह रहे हो कि वहां अवेलेबल है सिटी ऑफ सिल्वर में, बस वो सेफ नहीं है, तो क्यों ना हम तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करें जिससे तुम्हारा सर्वाइवल बढ़ जाए। तो प्योर डार्कनेस में तुम रहोगे, इवन इफ यू आर अटैक्ड तुम सेफ रहोगे उस प्योर डार्कनेस के अंदर। हाँ, ये भी हम कर सकते हैं, क्योंकि मतलब कैटलिया कहती भी है कि मुझे याद है कि तुमने बताया था कि जब जीरो लाइट वाली डार्कनेस में मतलब किसी को भी छोड़ा जाता है तो सिटी ऑफ सिल्वर के अंदर दो खतरे होते हैं। पहला खतरा है स्ट्रेंज मॉन्स्टर्स के अटैक जो अननोन ओरिजिन से आते हैं, और दूसरा खतरा है डिसअपियर होने का एक बैफलिंग इंस्टेंस जो इवापोरेशन जैसा होता है। पहले सिचुएशन को सॉल्व करना काफी आसान है, ठीक है। मतलब जो अपना डेरिक है वो अपने आसपास चीफ या उसके कुछ और लोग रख सकता है, सील्ड आर्टिफैक्ट्स का यूज कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि वो लोग मतलब अपने डेरिक को गार्ड करेंगे, कॉलिन वगैरह, तो डेरिक सेफ रहेगा रिलेटिवली। लेकिन जहां तक दूसरे केस की बात है, गायब हो जाता है, तो इसके बारे में तो कैटलिया को भी ज्यादा पता नहीं है, तो शी कैन नॉट सजेस्ट एनीथिंग। तो इसके बारे में डेरिक को अपने चीफ से ही पूछना होगा कि ये क्या फिनोमेनन है, क्या इससे किसी तरह छुटकारा पाया जा सकता है। डेरिक वाज लाइक ठीक है, देखते हैं, हम लोग इस पे और ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, कुछ तो सोल्यूशन निकालेंगे ही इसका। एंड अर्मिट मैम थैंक यू, मिस्टर हैंगमैन थैंक यू, आप लोगों ने बहुत अच्छी बातें कही है मेरे को। और इसी पॉइंट पे मिस्टर फूल कहते हैं बहुत बात हो गई, मीटिंग को किया जाए बंद। और क्योंकि मिस्टर फूल मीटिंग को बंद कर चुके हैं तो हम भी वीडियो को बंद करते हैं, है कि नहीं। अब अगली वीडियो में मजा आने वाला है, क्योंकि क्लाइन अब एक्शंस लेने वाला है एमॉन के खिलाफ। देन टैरो क्लब मीटिंग का एक बहुत ही तगड़ा सा प्लानिंग चल रहा है, ठीक है, एक सैंग्विन को निपटाने का नहीं, उसको मतलब सबक सिखाने का। एंड देन हुइन राम्बिस, वो भी बहुत परेशान कर रहा है मित्रों, उसको भी लगता है मिस्टर वर्ल्ड निपटा ही देंगे। तो अब काफी सारे मिशन सामने आ गए हैं, एक पे एक लड़ाई शुरू होगी, मजा आएगा लड़ाई होगी। तो भैया उन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो अभी के अभी
चैनल को जो है ना सब्सक्राइब तो कर ही देना। वीडियो को लाइक नहीं करते आजकल, लाइक कर दो और वीडियो को शेयर भी कर दो। एक बार कैमरा बन जाता है तो फिर वीडियो की लेंथ भी अपन थोड़ा सी इंक्रीज करेंगे, है कि नहीं? बस फिर से खराब ना हो जाए। जो भी हो, मैं जो है ना आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। होपफुली कल विच हैट एटलियर की वीडियो आ जाएगी। उसके बाद एक एनिमाचार भी मैं प्लान कर रहा हूँ, वो भी वीडियो आ जाएगी। देखते हैं कब तक क्या वीडियो आती है। एंड नेक्स्ट वीक तो अगेन हम लोग ग्रे फॉग मीटिंग, टैरो क्लब मीटिंग तो करेंगे ही। चलो मिलता हूँ आप सबसे अगली वीडियो में। बाय बाय।